जी हम वेलकम करते हैं अपने मौजूद मेहमान सलमान अफजल साहब, एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स, जो स्पेशल आए हैं इस्लामाबाद से आप सबकी रहनुमाई करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि PSW अब बाकायदा से जो विबॉक है उसकी जगह उसने ले ली है और एक वाइडर स्पेक्ट्रम में वो काम करेगा, जहाँ पे आपके मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो महकमे हैं वो सारे के सारे, I think if I'm right, 77 different departments, they will be all connected with the single window operation which is PSW. So हम गवर्नमेंट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए ऐसे काम कर रहे हैं which will benefit all the SMEs, especially Sialkot, because Sialkot is based on all the SME sectors. और I will not take much time. I would like to request Salman Afzal Sahab, please continue with your precious session so that we could learn, because I've been getting a lot of messages from a lot of people, a lot of friends, a lot of factory owners that they are suffering a lot. Some of the banks, as we spoke about, that MCB, they are, a lot of people are doing shipments. उनकी shipments जो है वो they cannot move them because due to this issue, because उस पे e-form जो है वो accept नहीं हो रहा, उनका कर नहीं रहा. तो please I would request you to please explain us in detail so that हम अपने export को continue कर सकें. Thank you. थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी सबसे पहले तो मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब एंड बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आएँ एक अवेयरनेस सेशन करने के लिए सियालकोट के बिजनेस पर्सनस के साथ, ताकि हम उनको अवेयर कर सकें और जो नई डेवलपमेंट्स ट्रेड के लिए रिलेटेड गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में. पहले भी बात हो रही थी, सियालकोट से थोड़ा सा ताल्लुक़ कट जाता है कि इस थोड़ा साइड पे है, तो हमारी अब एफर्ट होगी कि हम आपके साथ ज़्यादा सेशंस रख सकें और जिस तरह हमारे मॉड्यूल्स बनते जाएं हम आगे आते जाएं. इधर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम फर्दर आपके साथ इंटरेक्शंस कब कर रहे होंगे, फीडबैक लेने का मैकेनिज़्म भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो हम करते रहेंगे. सो जी, पाकिस्तान सिंगल विंडो, मेरा नाम सलमान अफजल है, मैं एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स हूँ और सिंगल विंडो कंपनी के अंदर एज डोमेन ऑफिसर काम कर रहा हूँ. और आज आप सबको इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि बेसिक अवेयरनेस अबाउट पाकिस्तान सिंगल विंडो, इसके साथ जो आपने सब्सक्रिप्शन इसकी लेनी है, इस पर डिक्लेरेशंस फाइल होने हैं, उसके बारे में, इसका बैकग्राउंड, उसके बारे में आपको ब्रीफ किया जा सके. सो ये हमारी आज की जो ब्रीफिंग या इसको डिस्कशन कह लें, इसका जो स्कीम होगी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सिंगल विंडो होती क्या है, देन इसके कॉन्टेक्स्ट और इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जी किस वजह से ये बन रही है, फिर ये क्या वैल्यू और क्या स्कोप ऐड कर रही है, फिर हमने इसके अंदर क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और क्या अब तक हमने अचीवमेंट्स कर लिए हैं और इसके सेलिएंट फीचर्स, जिसके एंड पे आई होप एक लेंथी क्वेश्चन आंसर सेशन जिसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, तो वो हम उसके बाद कंडक्ट करेंगे. सो फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सिंगल विंडो होती क्या है. जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है सिंगल विंडो की, ये यूनाइटेड नेशंस ने एक सिंगल विंडो की दी कि जो एक ऐसा फैसिलिटी है जो तमाम पार्टीज़ जो कि ट्रेड या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हों, वो एक स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर सकें और उसी के ऊपर अपनी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, और सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ उधर होते हैं. इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो सिंगल विंडो जो है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो तमाम पार्टीज़ जो कि ट्रेड में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें यानी कि ट्रांसपोर्ट से लेके शिपिंग लाइंस तक उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फंक्शन और उसकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं. इस चीज़ को अचीव किया गया है और क्यों किया गया, पाकिस्तान कस्टम्स ने पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी बनाई है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट 2017. ये कंपनी बनी, पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 पास हुआ, उसके तहत बनी, और उसके अंदर पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी जो है मेन ऑपरेटिंग एंटिटी है ये इसको ऑपरेट करने के लिए. इसकी गवर्निंग काउंसिल है जो कि मेन इसको सारे फंक्शंस को देख रही है. इट इज़ हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रिप्रेजेंटेशन भी जॉइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर रहे हैं. उसके अलावा इसके अंदर तकरीबन 11 के करीब फेडरल सेक्रेटरीज हैं जो कि इसमें प्रेजेंट हैं, जिनका मेन फंक्शन यही है कि सारे डिपार्टमेंट्स को हमने चूँकि इकट्ठा एक ही फोरम पे लेके आना है, तो ये इंतहाई हाई लेवल इसकी गवर्निंग काउंसिल बन गई
जो कि ये भी ऑपरेशनल है और काम शुरू हो गया हुआ है इनका। अब हम आते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के पीछे कि जी हमने बनाया क्यों है और हम ये सिंगल विंडो के कॉन्सेप्ट के लिए क्यों गए हैं। तो इंटरनेशनली भी हम देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और जब आप बात करते हैं कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं और अपना पाकिस्तान के बिज़नेस को ग्रो कराना चाहते हैं, तो उसके अंदर जब हम कंपेयर करते हैं अपनी इधर उधर की साथ वाली कंट्री से, तो हमने ये देखा कि हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो $450 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको इनकर करनी पड़ रही है। हमारा ड्वेल टाइम जो है वो भी बाकी अपनी कंट्री से ज़्यादा है, और इसके अलावा 75 के करीब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के किसी न किसी फंक्शन से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक, अगर आप कुछ लोग इसमें से डेफिनेटली जानते होंगे, WTO का एक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है जिसके अंदर हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी हुई है कि हम सिंगल विंडो इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसके तहत ये हम सिंगल विंडो कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि जी $450 मिलियन हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हर साल रिलीज़ होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। उसके अंदर अगर आप देखें कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोरिया के अंदर 14 घंटे और $196 लग रहा है। इंडिया के को अगर आप देखें तो $64 और 64 घंटे और $270 लग रहे हैं, और पाकिस्तान का आप देखें तो 113 घंटे और $406 पर कंसाइनमेंट कॉस्ट आ रही है, जो कि हमारे अपने रीजनल से भी ज़्यादा है। इसी तरह इंपोर्ट्स के ऊपर भी जब हम इंटरनेशनल से भी कंपेयर करें कि कोरिया में इंपोर्ट क्लियरेंस के अंदर 7 घंटे और $342 लग रहे थे, इंडिया के अंदर 85 घंटे और $366 लग रहे हैं। पाकिस्तान इसमें भी उनसे आगे था कि यहाँ पे इंपोर्ट्स का भी एवरेज टाइम जो है 216 घंटे और $417 है। तो इस एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल टाइम की वजह से हमारे बिजनेसमैन जो हैं एनुअली $450 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर हमारे इंडियन या काउंटर पार्ट्स के। जब इसकी रीजंस देखी गई कि ये डिलेज क्यों हैं, तो अगेन वही हमने डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए जिनके अंदर चूँकि सिर्फ कस्टम्स इसके साथ नहीं है, इसके अंदर कुछ कंसाइनमेंट्स हैं जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कहीं पे कॉमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, कहीं पे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। तो उन सबको हमने देखा कि ये इन डिपार्टमेंट्स को भी जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप अपना टाइम जो है क्लियरेंस का वो कम नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आई फॉर्म इशू करता था या ई फॉर्म इशू करता था, और वो हर कंसाइनमेंट के लिए इशू हो रहा है। तो 2019 के अंदर जब ये हमने देखा, 17-18 का डाटा हमने देखा, तो 2.1 मिलियन सर्टिफिकेट्स हमें इशू करने पड़े फॉर 2.4 मिलियन कंसाइनमेंट्स के लिए। दिस इज़ ऑलमोस्ट 90% कंसाइनमेंट्स थी जिनमें कोई एक या दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की इंटरैक्शन आ रही थी अदर देन कस्टम्स। तो ये हमने एक मेजर फैक्टर आइडेंटिफाई किया कि जी हमारे देयर इज़ टू मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि साइलोज में काम कर रहे हैं और उनके अंदर आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये डिले आते हैं। इसकी बेसिस पे सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया, जिसका कि मकसद ये है कि एक सिंपल सिंगल नेशनल कंप्यूटराइज प्लेटफॉर्म बनाए जिसके ऊपर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हों, ताकि ट्रेड को हर डिपार्टमेंट के दफ्तर ना जाना पड़े, हर डिपार्टमेंट से अलग-अलग डील ना करना पड़े, वो एक ही जगह उसमें डील करें सारों के साथ। फिर ये हुआ, इसके साथ सेकंड पॉइंट ये था कि जहाँ पे किसी डिपार्टमेंट ने ऑटोमेशन कर ली हुई है उनको इसमें उसके साथ इंटीग्रेट कर लें, जहाँ पे नहीं हुई हम उनको ऑटोमेट करके दें, ताकि सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसकी बेसिस पे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो हैं वो स्ट्रीमलाइन भी हों और तेज़ भी हों। फिर हम इसके अंदर एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो कि करना है हमने, और उसके अंदर ये है कि जो लॉजिस्टिक साइड है जिसमें आपके फ्रेट फॉरवर्डर्स, ट्रांसपोर्टर्स, शिपिंग लाइंस, पोर्ट ऑपरेटर्स बहुत सारे आते हैं, उन सब को भी हम इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आए। फिर एक जो इसका फीचर होगा वो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट है। प्रेजेंटली रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कस्टम्स कर रहा था, जो कि रेड, येलो और ग्रीन चैनल की बेसिस पे कंसाइनमेंट्स क्लियर हो रही थी। अब हम ये चाह रहे हैं कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो 100% अपनी कंसाइनमेंट देखते होते थे वो भी रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाएं, जिधर ज़रूरत हो वहाँ पे देखें, जिधर ज़रूरत ना हो वहाँ पे ना देखें। इसी तरह हम टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम टैरिफ से रिलेटेड या किसी भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी एक ही जगह पे इकट्ठी करके, ताकि बिजनेस को भी पता लगे और जिसने आगे प्रोसेस करना है उसको भी पता हो कि क्या क्या चीज़ देखनी है, वो हम इसके अंदर कर रहे होंगे।
जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमने अपने लिए डिटरमिन किए हैं कि जो हमने करने हैं, नंबर 1 हम यही चाहते हैं कि जी एंड टू एंड हम कंप्यूटर सिस्टम आप के थ्रू प्रोसेस कर रहे हों, ताकि हमारी फिजिकल जो एंगेजमेंट है बिजनेस के साथ वो कम हो, जो कि एक मेन इशू है। आप अपने ऑफिस में, अपने घर में बैठ के सारा प्रोसेस कर सकें या उसको देख सकें। हम ये चाह रहे हैं कि आप थ्रू एंड थ्रू कि अपने बिजनेस प्रेमिसेस से लेके पोर्ट से जाने तक आप सारा कुछ देख सकें। फिर चूँकि हम सारा सिस्टम एक दफ़ा दोबारा देख रहे हैं, तो हमने हर डिपार्टमेंट के साथ भी यही अपना डेवलप किया कि जो फंक्शंस उनके रिडंडेंट हो गए हैं या कोई डुप्लीकेट फंक्शंस हैं। फॉर इंस्टेंस आप CNIC अगर ले लें तो आपको हर डिपार्टमेंट जाते हैं, CNIC नंबर आपको हर डिपार्टमेंट में देना पड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ क्यों हम बार बार कर रहे हैं कि जी वही शनाख्ती कार्ड 25 जगह पे देना पड़ रहा है, जबकि एक वही डाटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। तो वो आपका एक एक्स्ट्रा प्रोसेस बनता है, उसमें आपका टाइम लगता है। इस तरह के सारे स्टेप्स जैसे ये इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है उनको ख़त्म किया जाए। फिर ऑटोमेटिक राउटिंग और वेरिफिकेशन थी इसके अंदर है कि जब अगर लेट सपोज कि आपकी कोई असाइनमेंट आती है जिसके ऊपर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स कंट्रोल अथॉरिटी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाए, रादर देन कि आपको उनके पास जाना पड़े। जब आपने डिक्लेरेशन फाइल की तो उसके साथ ही उसको भी चली जाए कि ये आइटम आपने कहा हुआ है, इसके ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर जो भी प्रोसेस है साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर लें, तो वो होगा। और फिर रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी और ट्रेडर के साथ भी। तो हम इसका फेज़ 1 का रोल आउट कर रहे हैं जी। इस वक्त हम फेज़ प्रोसेस में चल रहे हैं। फेज़ 1 हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट, फेडरल सीड सिक्योरिटी और पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल जो अथॉरिटी है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद कस्टम्स के सिस्टम के साथ। फिर हम एक सिंगल डिक्लेरेशन फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलप कर रहे हैं। हम EIF जो प्रेजेंट फॉर्म में था उसको उस तरह से ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके साथ हम एक जो दूसरे मॉड्यूल्स इसके डेवलप हो रहे होंगे वो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये हम फेज़ 1 के अंदर कर रहे होंगे। मैं इन सब की डिटेल अभी आपके साथ शेयर भी करूँगा। ये हमारे सेलिएंट फीचर्स बन रहे हैं जी अभी तक जो हम कह रहे हैं। अगेन पॉइंट वाइज मैं सारे आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। सो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड लैब मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट है, जॉइंट इंस्पेक्शंस हम करना चाहते हैं, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं। फिर हम ये चाहते हैं वो टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम बन जाए और ट्रेड इन्फॉर्मेशन पोर्टल है जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं। सो अगेन आप में से बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं वो VBOC में रजिस्टर हुए हैं और वो उस पर कर रहे थे, लेकिन अब हम इस चाह रहे हैं कि हम चूँकि VBOC के अंदर एक मेजर जो डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई हुई थी वो यही थी कि उसके अंदर कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं था। उसके अंदर जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ लोगों की पिक्चर्स ली गई और वो अपलोड हुई थी, लेकिन कोई वही अगेन जिसको कि सिस्टम या गवर्नमेंट का डाटा बैक कर रहा हो वो ऐसी चीज़ नहीं थी। लिहाजा इसके अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दोबारा रखी गई है ताकि आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएं और फिर तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वो रजिस्ट्रेशन आपकी वैलिड होगी। और VBOC रजिस्ट्रेशन फर्दर आपको नहीं करानी होगी। अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली, अगर आपकी पहले नहीं हुई और आप अब इधर से रजिस्टर हो जाते हैं तो आप VBOC के साथ इसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस उस तरह से हो जाएगा। VBOC की रजिस्ट्रेशन को भी हमने देखा तो हमने ओवर द ईयर्स जो VBOC की रजिस्ट्रेशन थी वो भी ओवर द ईयर्स हम कॉम्प्लिकेट करते जा रहे थे कि अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको तकरीबन 19 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ रहे थे, जिसमें आपसे अगेन वही चीज़ कि जी आपका NTN का डाटा FBR के पास है, लेकिन FBR आपको कह रहा है कि NTN की कॉपी दे दें। आपका सेल्स टैक्स का डाटा FBR के पास है, लेकिन कह रहा है सेल्स टैक्स की कॉपी दे दें। तो ये वाली सारी चीज़ें उसमें मांगी जा रही हैं। तो ये अब हम इनको ख़त्म कर रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले है वो आपसे दोबारा क्यों ली जाए। इस सिस्टम को हम रजिस्ट्रेशन के सिस्टम को हमने नादरा के साथ, SECP के साथ और FBR के साथ लिंक किया है ताकि जो आपका डाटा जिधर पड़ा है वो सारा इधर ऑटोमेटिकली आ जाए। ऑनलाइन पेमेंट इसके अंदर हम जो 500 रुपीज़ इसकी फ़ी है और टोटल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन टाइम का आपका 30 मिनट्स का प्रोसेस है जो कि अब आप कर सकते हैं। और वो आप ऑनलाइन पेमेंट इसकी जो है आप अगर आप नेट बैंकिंग या बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसमें वन बिल की ऑप्शन में आपको पेमेंट की ऑप्शन आ जाती है, PSID आपका वहाँ पर आ जाता है। ये 6 स्टेप्स हैं आपके जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए। स्टेप 1 में आप VBOC की मेन वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलता है। इससे आगे ही
ये वीवॉक की मेन पेज आता है, इसके ऊपर आप जाएंगे, पहला आपको लॉगिन नज़र आ रहा है, दूसरा सब्सक्राइब की ऑप्शन आ रही है। आप इसमें सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसके अंदर आप अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो NTN का कॉलम आ रहा है। आप अपना NTN नंबर देंगे, उसके नीचे वैलिडेशन की बॉक्स जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप उसको वैलिडेट करते हैं तो साथ ही जो आपके NTN का इन्फॉर्मेशन है वो राइट हैंड साइड के कॉलम्स में प्लॉट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ईमेल है, वो भी आपके NTN से आ रही होगी। CNIC और मोबाइल नंबर आपने इसके अंदर देना है, जो कि आपके अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वही CNIC जो ऊपर आ रहा है वही आपको नीचे भी देना है, और उसके साथ मोबाइल नंबर जो उसी CNIC पर रजिस्टर्ड हो और आपने NTN के लिए और बैंक के लिए दिया हुआ है वो ही यूज़ करें तो बेहतर होगा। वो आप देंगे तो इसके साथ आपके पास जनरेट वाउचर की ऑप्शन आ जाती है। जिधर आप जनरेट वाउचर करते हैं तो वो PSID नंबर आ जाता है। अगर आप इसकी देखेंगे, इससे नेक्स्ट स्क्रीन आती है तो वहाँ पे पेमेंट की आपके पास ऑप्शन आ जाती है। वहाँ पे आप PSID नंबर के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके पेमेंट करते हैं। उसके बाद वो आपकी ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन की चीज़ आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास आप उसको ऑथराइज करते हैं एंड आपके पास 1 टाइम पासवर्ड फॉर SMS और 1 टाइम पासवर्ड आपके ईमेल पे आ जाता है। वो आप फीड करेंगे, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की कॉल आ जाएगी। आप नादरा के किसी भी सहूलत सेंटर पे जाके PSW की वेरिफिकेशन का बताएंगे, आप वहाँ से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके अंदर एक इशू मैं अभी भी बता देता हूँ, बाद में क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। हम प्रॉब्लम आई इसके अंदर कि कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जहाँ पे जो बिज़नेस जिनके नाम पे था वो बुज़ुर्ग थे, उनके थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे थे, उनके लिए हमने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की कंडीशन डाल दी। अब हमें रजिस्ट्रेशन में हमने ये इशू रिजॉल्व किया, तो अब कुछ हमें प्रॉब्लम आ रही है कि लोग फ़िज़िकल वेरिफिकेशन को चेक कर देते हैं और वो फिर उनको कलेक्ट्रेट जाना पड़ता है। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे लास्ट, तो वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों ऑप्शन आ रही है। तो आप सिर्फ बायोमेट्रिक को क्लिक करें, आप नादरा में जाएँ, आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ आपको ईमेल पे पासवर्ड आपका आ जाएगा। अगेन जो मैं आपको बताया कि जहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हमने इसकी एक्सक्लूजन कर दी कि आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की बजाय आप कंसर्न जो आपका कलेक्ट्रेट है वहाँ पे जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें। कुछ प्रॉब्लम्स हमें आई जहाँ पे लोगों ने गलती से इसको क्लिक कर दिया और उनको कलेक्ट्रेट जाना पड़ रहा है, तो वो हम करवा रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट यही होगी कि बायोमेट्रिक करवा लें ताकि सिस्टम आपका ठीक रहे। ई-फॉर्म्स आई-फॉर्म्स जो जिस फॉर्मेट में पहले थे अब उस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड नहीं होंगे। अब हम रियल टाइम बैंक से डाटा एक्सचेंज कर रहे होंगे, स्टेट बैंक से भी और आपके कमर्शियल बैंक के साथ भी। तकरीबन 15 बैंक हमारे साथ इंटीग्रेट हो गए हैं। 27-28 बैंक्स हैं जिनमें से 15 हो गए हैं, बाकी हम ग्रेजुअली कर रहे हैं और वो भी हमारे पास हो जाएंगे। आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर ही आपको एक बैंकिंग प्रोफाइल बनाना है, उसके साथ आपका ये प्रोसेस तो उधर आपका ये प्रोफाइल बैंकिंग प्रोफाइल है। जो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ट्रेड रिलेटेड होंगी वो आपके बैंकिंग प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली जैसे ही बैंक प्रोसेस करेगा साथ ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आपको दोबारा बैंक जाके, एक दो तो आप जाते हैं पेमेंट करने जाते थे, दोबारा जाते थे कि आई फॉर्म बना दें या ई फॉर्म बना दें, अब आपको उस प्रोसेस के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। अगेन वो रजिस्ट्रेशन के अंदर ही जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पहले आपने ईमेल आ गई, जब आपको ईमेल आ गई पासवर्ड आ गया, उसके बाद आपने उसके साथ अपना बैंकिंग प्रोफाइल अटैच करना है। अब बैंकिंग प्रोफाइल अटैच करने के लिए आपको इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मेन्यू है। इसको अगेन अब आपके पास पासवर्ड आ गया हुआ है, आपने लॉगिन किया, लॉगिन करके आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, फ्रंट में आपका आ जाता है। इसमें जो पहला बॉक्स है वो रजिस्ट्रेशन का है, आप उसके ऊपर जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर इसके अंदर बिल्कुल बॉटम पे आप देखेंगे तो अटैच न्यू बैंक प्रोफाइल आ रहा होगा, क्रिएट न्यू बैंक प्रोफाइल है। आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करके आपके पास एसोसिएट बैंक प्रोफाइल के लिए ये फॉर्मेट आ जाता है, ये फॉर्म खुल जाता है। इसके अंदर आप बैंक का नाम दे रहे हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, NTN देना है, IBN देना है, ईमेल देना है और अपना मोबाइल नंबर देना है जो बैंक के साथ आपका रजिस्टर्ड है। ये आप करेंगे और आपका जिस तरह से ये डाटा प्लॉट हुआ है और इस तरह से आपका ये बैंक प्रोफाइल, उसके बाद आपको 1 टाइम पासवर्ड मोबाइल के लिए और ईमेल के ऊपर आएगा, वो दोनों आप फीड करेंगे एंड फीड करने के बाद आपका ये मैसेज आपको आता है कि जी प्रोफाइल क्रिएशन सक्सेसफुल, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया। आपके रजिस्ट्रेशन के पोर्टल के अंदर बैंक और उसका IBN रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप मल्टीपल बैंक्स करना चाहते हैं वो आ जाएंगे, अगर आपके ट्रेड रिलेटेड है, एक बैंक है तो आपका एक हो जाएगा। जी जी
बस इसमें आपने बताया कि एनटीए उन्होंने फीड करना है बैंक को वेरीफाई करना है। अब एक चीज़ बताएगा कि इसमें 7 डिजिट्स आ गए इस एनटीए के अंदर। हम बैंक को जब कॉल करते हैं तो हमारे कुछ एनटीएम जो है उसके आगे मतलब एक्सटेंशन आती है 1 2 3। अब जो आप कंफर्म हम लोग बैंक को नोटिफाई करवाएं कि आप अपने एनटीएम जो है वो 7 डिजिट्स पे लेके हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 डिजिट्स का एनटीएम शो हो रहा है। आप चेक डिजिट की बात कर रहे हैं जी, ये आप प्लॉट करेंगे तो बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है, जैसा हम एक ही फॉर्मेट है दोनों तरफ, डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन बॉस मेरा क्वेश्चन ये है कि अब फॉर एग्जांपल एनटीएम अगर हम एक्सटेंशन लेते हैं तो -3 1 2 इस तरह कुछ आता है आगे ना जी, एक डिजिट आता है। एक डिजिट आता है, लेकिन बैंक वो कह रहे हैं कि हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा भी वो बेसिकली कंसर्न करता है इस सिस्टम के साथ। अब हम लोग जब इससे फर्दर मूव करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि एनटीएम आपका 7 डिजिट का होना चाहिए। जोन नंबर सर होता है, जोन नंबर जी उसके बगैर हो जाता है। फर्स्ट 7 इंपॉर्टेंट जी, ये आपने अपना बैंक का इंटीग्रेशन कंप्लीट की। जब आप कंप्लीट हो जाती है तो उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके जितनी भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी हो रही होगी वो आपके रिफ्लेक्ट हो रही होगी। जब आप उसकी गुड्स डिक्लेरेशन डाल रहे होंगे तो जहाँ पे आप पहले EIF अटैच करते थे वहाँ पे आप ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो आप उसके साथ अटैच कर लेंगे, अगर आप अभी प्रेजेंटली VBOC में काम कर रहे हैं उसमें। और जब सिंगल डिक्लेरेशन हम शुरू कर देंगे तो वहाँ पे आप सिंगल डिक्लेरेशन के साथ उसको अटैच कर रहे होंगे और ऑटो फैच डाटा करेगा। बैंक के सिस्टम में जो डाटा फीड हुआ हुआ है वही सारा हमारे पास ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम सिंगल डिक्लेरेशन लेके आ रहे हैं। सिंगल डिक्लेरेशन से हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि लेट अस सपोज कि आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको PSQCA की रिक्वायरमेंट है और प्लांट प्रोटेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है, तो जो आप एक डिक्लेरेशन कस्टम्स को देंगे दैट इज़ सफिशेंट, दोनों डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेटिकली चली जाएगी कि ये चीज़ें हमारे पास आई हैं जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट PSQCA की है या प्लांट प्रोटेक्शन की है, तो ये आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें इसके अंदर। और वो उसके साथ ही स्टार्ट कर लेंगे। अगर कोई लैब टेस्ट होगा तो वो मैसेज आ जाएगा कि जिसके ऊपर सैंपल ड्रॉ होना है, अगर उसको सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो वो उसी डॉक्यूमेंट को देख के सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अगर वो उनके रिस्क में नहीं आ रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन में चला जाएगा। इसके अलावा सिंगल डिक्लेरेशन के साथ पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जिस तरह से आप VBOC में कर रहे हैं उसी तरह हो रही होगी, लेकिन इसमें एडिशन ये होगा कि जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कोई पेमेंट थी, लेट अस सपोज PSQCA की एग्जांपल अगेन देता हूँ कि उसका कोई टेस्ट हुआ या आपने प्लांट प्रोटेक्शन का कोई टेस्ट लिया या किसी और लैब को आपका सैंपल गया, तो वो भी अब आप इधर PSID के थ्रू वो पेमेंट कर सक रहे हैं। वो आपको बैंक में जाने की भी उसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको PSID के थ्रू आ जाएगी। जब आप SD अपनी बना रहे होंगे तो उसके साथ आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप डिक्लेरेशन के अंदर जाएंगे मेन मेन्यू के अंदर, और वहाँ पे आपको GD टाइप सिलेक्ट करने का सिस्टम कहता है, जिसमें आप GD टाइप सिलेक्ट करेंगे कि होम कंजम्पशन की है, ट्रांसशिपमेंट है, ट्रांजिट है, एंड टू बॉन्ड है, कौन सी टाइप की GD है। उसके साथ आपको ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल्स की ऑप्शन है जिसमें आप अपना बैंक सिलेक्ट करते हैं, IBN करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट होता है और उसके अंदर आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आ रहा होता है, जो आपकी ट्रांजैक्शन जब हुई है तो बैंक ने आपके NTN के साथ उसको बाइंड किया हुआ है, वो आपको वहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आप उसको अटैच करेंगे तो आपका वो EIF की रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी सारी उधर से इनपुट आ जाएगी। पेमेंट्स हमने इस वक्त तमाम पेमेंट्स कस्टम्स के अंदर जिस तरह से पहले हमने कर दिया था कि सारी पेमेंट्स पेमेंट के थ्रू हम लेना शुरू हो गए थे। अगर 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट है तो हम वो पेमेंट पे हमने कर दिया कि आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर अगेन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 77 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उन सब की पेमेंट्स हम इसी तरह से लेके आ रहे हैं कि आप 1 क्लिक पे सारों की पेमेंट कर दें। और इन फ्यूचर हमारा आइडिया ये है कि आपकी जो बिज़नेस टू बिज़नेस या बिज़नेस टू गवर्नमेंट सारी पेमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएँ। लेटर सपोज कि आप सियालकोट से शुरू करते हैं, आप फ्रेट फॉरवर्डर एंगेज करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर आगे जाके कराची में जाता है, वहाँ पे आपका एजेंट है, एजेंट उसकी डिक्लेरेशन फाइल करता है, शिपिंग लाइन के पास जाता है, शिपिंग लाइन से टर्मिनल के पास जाता है, टर्मिनल के पास से शिपिंग लाइन को जाता है एंड उसको अलाउ लोडिंग मिल जाती है। तो ये सारी आपको हर चीज़ की पेमेंट अलग-अलग करनी पड़ रही है। तो हम ये चाह रहे हैं इसके अंदर कि जी आपको ये सारी पेमेंट्स एक ही उसमें क्लिक में आ जाए। आप इधर उसको स्टैगर कर लें कि आप किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं कि जो जो स्टेप होता जा रहा है आप उसकी पेमेंट करते जा रहे हैं, या आपका अगर लेट सपोज इंपोर्ट की कंसाइनमेंट है और ग्रीन चैनल से हुई है तो आप इकट्ठी एक ही सारी पेमेंट्स कर दें, पोर्ट की भी शिपिंग की भी वो कर दें। ये सिस्टम अभी अंडर प्रोसेस है। प्रेजेंटली हमने जो ड्यूटी टैक्सेस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो ले आए हैं, लेकिन शिपिंग लाइन और टर्मिनल्स भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर लेके आएंगे। 1 लिंक के साथ हम इसमें प्रोसेस कर रहे हैं और हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। वो फेडरल पेमेंट्स लिंक होगी या प्रोविंशियल लिंक्स है? सर प्रोविंशियल जो अभी आप सेस दे रहे हैं वो भी लिंक हो जाएगा जी।
जो वो तो अभी भी वीबॉक में आप दे रहे हैं ऑनलाइन, तो वो उसी तरह आ जाएगा। लैब मैनेजमेंट्स एक्सपोर्टर्स हैं आप अगर सारे, तो आप जैसे इधर से तो गुजरते नहीं। कस्टम लैब्स जो हैं वो तो पहले ही वीबॉक के साथ इंटीग्रेटेड थी, बट बसाव का ये होता था कि किसी और लैब या प्राइवेट लैब के पास सैंपल जाता है या उनको जाता है, तो अब हम उन लैब्स को जैसे सैंपल जा रहे हैं, जैसे हमारे फ्रीक्वेंटली जाते हैं, उनको भी हम सिस्टम में लेके आ रहे हैं, ताकि हम ना सिर्फ ये कि ट्रैक कर सकें कि सैंपल कब गया और कितने दिन में वहाँ से वापस आया, और उनसे जवाब तलबी भी हो सके कि जी आपके पास सैंपल गया हुआ था तो 3 दिन से अभी तक वापस क्यों नहीं आया, और उनकी जो पेमेंट्स हैं वो भी सिस्टम के थ्रू हो जाएं, उनकी रिपोर्ट्स भी सिस्टम के थ्रू आएँ, ताकि ये वाला प्रोसेस जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसको भी एफिशिएंट बनाया जा सके। जो हमारा प्रेजेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट अपना अलग-अलग कर रहा है, अपने अलग-अलग साइलों में बैठा हुआ काम कर रहा है कि जी कस्टम्स ने अपना एक सिस्टम चला दिया, लेकिन बाकी किसी डिपार्टमेंट ने इस तरह से कुछ नहीं किया हुआ। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बन जाए, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन आए वो उस रिस्क मैनेजमेंट में जाए, जिसके जैसे अब कस्टम्स के हम रिस्क पैरामीटर्स को फीड करते हैं उस अपने रिस्क मैनेजमेंट में, उसी तरह वो 77 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी रिस्क पैरामीटर्स डेवलप करके उसके अंदर कर दिए जाएँ, ताकि अगर आपकी कंसाइनमेंट ग्रीन में जा रही है तो फिर तमाम डिपार्टमेंट्स की तरह से ग्रीन में जा रही है। ये नहीं है कि जी कस्टम ने ग्रीन में कर दिया और प्लांट प्रोटेक्शन रोक के बैठ जाए उसको। तो वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स अपना एक इकट्ठा रिस्क मैनेजमेंट बनाएंगे और उसके अंदर जाके ऑटोमेटेड इनपुट्स होंगे और उसके हिसाब से हम उसको क्लियर करेंगे। अगेन आइडिया इसके पीछे भी यही है कि जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ टाइम ऑफ क्लियरेंस है उसको कम किया जाए। जॉइंट इंस्पेक्शंस भी एक हम इसके अंदर नया काम लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी पहले डिले जहाँ पे हमारे पास आते थे वो ये था कि जी एक एग्जामिनेशन कस्टम्स ने कर ली, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है कि जी अब हमारे लिए इसको ग्राउंड करते हैं कंटेनर को, अब हमने इसमें से सैंपल ड्रॉ करने हैं, फिर तीसरा डिपार्टमेंट आ गया कि जी हमने इसमें से सैंपल ड्रॉ करने हैं। तो अब उसके अंदर ये होगा कि जैसे अगर आपके कंटेनर को, अगर सपोज़ आपका कंटेनर है जिसके अंदर रेड चैनल में मार्क हुआ है जिसकी एग्जामिनेशन होनी है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को मैसेज चला जाएगा कि जी ये कंटेनर सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक ग्राउंड होगा, इस टाइम में आके अपनी एग्जामिनेशंस कंप्लीट कर लें, जो सैंपल्स ड्रॉ करने हैं वो कर लें, ताकि उसके अंदर सारों के प्रोसेस इकट्ठे हो जाएं, एक ही दफ़ा ग्राउंड हो और एक ही दफ़ा उसके बाद सील होकर दोबारा बंद हो जाए। आपकी उसमें मल्टीपल ग्राउंडिंग की कॉस्ट, जो पोर्ट के हैंडलर की कॉस्ट है, वो चीज़ सारी रिड्यूस हो जाने, हम उसमें आइडिया हमारा ये है। ये हम एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम इसके अंदर डेवलप कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा 77 के करीब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हम कर रहे हैं, तो उसी तरह ट्रेड से रिलेटेड जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज़ हैं, जिसमें अगेन फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, कार्गो कैरियर, कस्टम्स बॉन्डेड कैरियर्स हैं, इनलैंड कैरियर्स हैं, टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, जो शिपिंग लाइंस हैं, पोर्ट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे हैं जिनके अंदर अगेन आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कहीं मॉनिटर भी नहीं होती, ना उसको कोई देखने वाला होता, ना कोई पूछने वाला है कि शिपिंग लाइन आपका डिलीवरी ऑर्डर 3 दिन डिले कर रही है, या पोर्ट वाला आपसे कोई अननेसेसरी डिमांड करके रोक के बैठा हुआ है, तो इसको ना कोई मॉनिटर करता है, अभी गवर्नमेंट लेवल पे देख सकता है और ना इसके अंदर कुछ कर सकता है। तो ये अब हम एक सिस्टम इसका बना रहे हैं जिसमें कि ये सारे मैसेजिंग आपकी जो है वो ऑनलाइन चली जाए, ताकि ये वाली चीज़ को भी स्ट्रीमलाइन किया जाए। और ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, लेकिन इनको भी हम इसके अंदर ऑन बोर्ड ला रहे हैं कि जी आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें, एंड हम आपके साथ उसके अंदर आ रहे होंगे, तो एज प्रोटेक्टर भी आ रहे होंगे और एज फैसिलिटेटर भी इसके अंदर हम आ रहे होंगे। ये एग्जिस्टिंग आपका स्ट्रक्चर था जिसके अंदर अगर आप देखेंगे जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, कि आप जो ट्रेडर है वो कभी पोर्ट अथॉरिटी से कम्युनिकेट कर रहा है, कभी टर्मिनल वाले से कर रहा है, कभी शिपिंग एजेंट से कर रहा है, कभी शिपिंग लाइन से कर रहा है, कभी अपना कंटेनर डिपो से कर रहा है, और फिर फ्रेट फॉरवर्डर्स आ रहे हैं। तो जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर सिंगल इन्फॉर्मेशन, अगेन आपकी लेटेस्ट को एक पीएल की इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसके अंदर इंपोर्टर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी वो तमाम जो, अगर आपने जिस ट्रेड फॉरवर्डर को सिस्टम में बाइंड करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी कि जी ये आपकी पार्टी थी, इसके सामान आ गया है, इस टाइम पे रिलीज़ होगा, इस टाइम पे आप पहुंच जाएंगे। वहाँ से उसकी पेमेंट का मैकेनिज्म पोर्ट के साथ मैकेनिज्म सिमिलर आ जाएगा, पोर्ट को मैसेज चला जाएगा कि जी इस कंपनी का ये ट्रक नंबर आ रहा है इस कंटेनर के लिए, और वो उधर उसको असाइनमेंट हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट की साइड पे भी शिपिंग लाइंस एंड वो सारी मैसेजेस जो है वो सिंगल उसके ऊपर हो जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा देनी है, सिस्टम आगे हर रेलिवेंट अथॉरिटी को दे रहा होगा।
इंटीग्रेटेड टैरिफ मैनेजमेंट की तरफ हम जा रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली आपकी इंपोर्ट पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके प्लांट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हैं, आपकी अपेंडिक्स सी की रिक्वायरमेंट्स आप उसके अंदर कह लें, तो वो सारी की सारी हम टैरिफ बेस्ड कर रहे हैं, उन सबको हम टैरिफ के साथ लिंक कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम के अंदर आपके लिए तो भी जो टैरिफ आ रहा होगा वो 8 डिजिट आ रहा होगा, हम अपने सिस्टम में 12 डिजिट टैरिफ करके कि उसके अंदर हम जो लेटर सपोज अगर आप टैरिफ फाइनल करते हैं तो उसमें अदर्स की हेडिंग होती है जिसके अंदर 5-6 आइटम आ रहे होते हैं, ये होता है, तो उसमें सारे आइटम अगर वो उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट में एक पीसीडी डालें तो सारे आइटम उसके अंदर जितने भी फॉल करते हैं वो चले जाते हैं। हम उसको अपने तौर पे 12 डिजिट पे लेके जा रहे हैं कि उसके अंदर सिर्फ वो आइटम सेलेक्ट हो जो डिस्क्रिप्शन मैच कर रही है, बाकी अगर अदर के अंदर भी जा रहे हैं तो उसके अंदर ना जाए। और जिन आइटम्स या जिन डिस्क्रिप्शंस के ऊपर सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको देखा जाए, बाकी सारे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको ना किया जाए। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम तकरीबन एंड पे पहुंच गए हुए हैं, ये हम लॉन्च करने वाले हैं इसको भी इंशाल्लाह। इसका लास्ट हम ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल एक डेवलप कर रहे हैं और हमारा ये नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा सियालकोट का विज़िट जो है वो ट्रेड इंफॉर्मेशन पोर्टल की ब्रीफिंग के लिए होगा। हम इसके अंदर हमने HS कोड वाइज जो टैरिफ हमारा है उसके साथ रिलेटेड कि इस HS कोड पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होना है, अगर रजिस्टर होना है तो उसका प्रोसेस क्या है, इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट सारी उस जो चीज़ें उसके साथ रिलेटेड हैं, इसमें कौन से FTAs में आपको कंसेशन अवेलेबल है, इसका टैरिफ रेट क्या है, और होपफुली हम आपको कौन सी कंट्रीज़ हमें उन FTAs के अगेंस्ट रेसिप्रोकल क्या बेनिफिट दे रही हैं वो इन्फॉर्मेशन हर HS कोड और हर डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। और ये ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन होगी, आप उसको लॉगिन कर सकेंगे और उसको इन्फॉर्मेशन को देख सकेंगे। अभी तक इसमें से हम अगर कहें कि हम क्या कर चुके हैं तो हम जी PSW का एक्ट हमारा था, जो लीगल फ्रेमवर्क है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। हमने PSWC जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश कर ली है, हमारी रिक्रूटमेंट्स हो गई हैं, सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर लिया है, E&I फॉर्म की एलिमिनेशन का प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट लॉन्च भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। इंटीग्रेटेड टैरिफ मैनेजमेंट सिस्टम हम कंप्लीट कर लिया है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम हम इस वक्त टेस्टिंग स्टेज पे हैं, सिंगल डिक्लेरेशन हमने एक्सपोर्ट का टेस्ट कर लिया है, इंपोर्ट का अब हम उस तरफ जा रहे हैं, और लैब मैनेजमेंट सिस्टम भी हम डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर PSW के बारे में आप लेना चाहें तो ये हमारी PSW की वेबसाइट है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो दिस इज़ आवर हेल्पलाइन जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। सो वी आर नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस प्लीज़। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बल्कि आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कोई अपना फोकल पर्सन चैम्बर में दें हमें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सारी SMEs की है और हम सब छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे बहुत से सवालात होंगे क्योंकि हमने इसको एक दम से कन्वर्ट करना है उसके ऊपर। तो हमारे पास कोई आप बंदा अगर सियालकोट चैम्बर में दें, ताकि क्योंकि देखें अब आप अंदाज़ा लगाएं रश से, और ऐसे बहुत से और लोग हैं जो कि जिनके बड़े सारे सवालात हैं। तो द बेस्ट वे वुड बी अगर इफ़ यू कुड डू समथिंग कि आप चैम्बर में एक हमें कम से कम अपना रिप्रेजेंटेशन दें। तो बाकी जी हाउस इज़ ओपन। मैं पहले आपको रिस्पॉन्ड कर लूँ? जी 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 बिल्कुल। आपकी इनपुट, आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑफिशियली भी हमारे पास आई हुई है। इसके अंदर अगेन पहला तो एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन हेल्पलाइन पे थी कि जी हेल्पलाइन शायद उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो अब हम डेडिकेटेड हेल्पलाइन बना रहे हैं। प्लस जो आप फोकल पर्सन कह रहे हैं जी आई एम हेयर, मैं आपका अपना नंबर आपसे एक्सचेंज करके जाऊँगा। एनी मेंबर हुआ एनी प्रॉब्लम आप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लें। जो पर्सनल लेवल पे एक्सपेडाइट होके वो इशू रिजॉल्व हो सकता है वो मैं इंशाल्लाह करा के दूंगा जी। तो आई विल बी योर फोकल पर्सन। चैम्बर में नहीं बैठ रहा हूँ, इस्लामाबाद में होऊंगा, बट आई विल बी योर फोकल पर्सन। असल में क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो आई वंडर इफ़ के कोई बंदा आपके डिपार्टमेंट से ही अगर आ जाए चैम्बर में एटलीस्ट फॉर 15-20 डेज़ और फिर मे बी फॉर 1 मंथ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मैं या आप एक बंदा इतने सारे सवालात को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो वैसे माय सजेशन वुड बी कि अगर आप इसको थोड़ा सा अगर परमानेंटली कोई रखें, क्योंकि वो बंदा बेहतर हमसे बता सकेगा। आप मतलब आपका ही डिपार्टमेंट का अगर हो तो वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दिस इफ़ यू कुड डू दैट। जी अभी प्रेजेंटली आई डोंट कमिट टू एनीथिंग, लेकिन मैं आगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दे दूंगा कि जी। और फिर जैसा कि आप लोग सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, अगर नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं या इशूज़ ज़्यादा आ रहे हैं देन डेफिनेटली इसको कंसिडर किया जा सकता है। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अगर इस तरह का होगा तो हम इसको डेफिनेटली कंसिडर कर लेंगे जी। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब हैं जी, साहब
प्लीज़। थैंक यू। अच्छा जी, इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम वी आर फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें वन टाइम पासवर्ड जो है उसकी बड़ी इशू आ रहा है, लोग बार बार रिव्यू कर रहे हैं, कभी वो स्टक हो जाता है और कभी वो 3-3 दिन बाद भी आता है, और जब आप उसको दोबारा कर रहे होते हैं इस दौरान आपने रीट्राई कर लिया होता है तो इस दौरान दूसरा OTP जनरेट हो जाता है और तीसरा हो जाता है। नो वन नोस कि हमने लेटेस्ट वाले को करना है, उसको करना है, लोग इसमें अभी तक फंसे हुए हैं। दूसरा आपने अभी फरमाया जी कि इसको रेड और ग्रीन शिपमेंट्स मार्क होगी, तो हु वुड डिसाइड इट? वुड इट बी अ ऑटोमेटेड सिस्टम और पर्सनैलिटी? उसमें क्या क्राइटेरिया होगा? कोई आप उसमें ग्रीन के लिए कोई उसका बैकग्राउंड होगा या न्यू कमर्स की सारी रेड में आ जाएंगी? क्योंकि मकसद ये है इसको करने का कि एक्सपोर्टर्स फैसिलिटेट हो, उससे अगर प्रॉब्लम्स आनी है इस सिलसिले में तो इसका कोई मकसद नहीं रहेगा। तो दूसरा लास्ट वर्ड जी कि कब तक ये इम्प्लीमेंट होने जाना है, और अगर अभी आप PSW पे लॉगिन हो रहे हैं तो लॉगिन होने के बाद डिस्पाइट क्रिएटिंग योर NTN एंड पासवर्ड, उसके बाद आपने जब GD पे जाना है तो अगेन VBOK का विंडो खोलता है, उसमें अगेन आपको अपना यूज़र नेम देना पड़ता है, अगेन पासवर्ड देना पड़ता है। मतलब एक बिल्डिंग है उसको 2 ताले लगे हुए हैं, पहले आप एक खोल के एंटर होते हैं, अगला कहता है नहीं यू आर नॉट सपोज टू एंटर, फर्स्ट हैव अनदर की, वो लगाते हैं। इसको इट शुड बी सिंप्लीफाई जी। तो ये 2-3 मेरे पॉइंट्स थे। थैंक यू सर। जहाँ पे आपने बात की OTP की वैलिडिटी ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स की होती है, तो अगर नेटवर्क फ़ोन का स्लो है या उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें आपके पास रीसेंड की ऑप्शन आती है, आप उसको रीसेंड कर लेते हैं, बट लेटेस्ट OTP जो आएगा वो ही आप उसमें इनपुट देंगे। जैसे आप अगर आपने कभी बैंक से ट्रांजैक्शन करनी होती है तो उसमें भी मैसेज आता है, तो अगर आप उसको नहीं आ रहा और आप दैट इज वेरी फास्ट जी, वो 10 सेकंड में आ जाता जी, है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स इसमें रीसेंट की ऑप्शन है, अगर डिले हो रहा है तो आप रीसेंट कर लें। अगर सिस्टम बिकॉज ये मोबाइल नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है तो उधर से वो रीसेंट की OTP की ऑप्शन है तो वो जनरेट हो जाता है, लेकिन आपको लेटेस्ट ही फीड करना है। सेकंड, आपने रेड ग्रीन येलो चैनल की बात की थी। रेड ग्रीन येलो चैनल सिस्टम बेस्ड सिलेक्शन होगी। इसका क्राइटेरिया जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन भी कर रहे होंगे, अगर नए एक्सपोर्टर हैं तो आपका प्रोफाइल सारे का सारा उधर से डेवलप हो रहा होगा। अदर देन जिस तरह से VBOK की सिलेक्शन हो रही है, कस्टम्स प्रोसेसिंग VBOK के अंदर ही होगी, वो उसी तरह से चल रही होगी, और वो यानी कि उसकी रेड ग्रीन चैनल सिस्टम बेस्ड होगा जिसमें कि फिक्स पैरामीटर्स दिए गए हैं, और वो वेरिएबल हम उसको हर महीने के हाई पावर्ड कमेटी रिव्यू करती है पैरामीटर्स को, बट उसकी जो सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द पैरामीटर्स है वो कंप्यूटर सिस्टम ही करता है, तो वो चैनल सिलेक्शन उधर से आ जाएगा। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है फर्स्ट फेज़ की, हम इंशाल्लाह कोशिश हमारी है जी कि हम मार्च तक इसको फर्स्ट फेज़ कम्प्लीटली रोल आउट कर दें। जो सिंगल डिक्लेरेशन की बात है वो हम उस वक्त तक, सिंगल डिक्लेरेशन को हम कह रहे हैं कि हम मार्च तक रोल आउट कर दें ताकि वो होता है। जहाँ तक आपने बात की कि जी GD वाली जो आ रहा है इंटरफेस, अगेन वो टेम्परेरी है। हम अभी चूँकि VBOK की डिक्लेरेशन ही ले रहे हैं तो इसलिए उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं गया कि जो इन्फॉर्मेशन जो फॉर्मेट आपको पहले का पता है हम उसको चेंज अभी ना करें, हम उसको सिंगल डिक्लेरेशन जैसे कि लॉन्च कर देंगे तो ये GD वाली आपका व्यू जो है ये ख़त्म हो जाएगा, देन आपको ये शायद नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी बात जो है जब सिंगल डिक्लेरेशन की बात आ जाएगी तो उस वक्त ख़त्म हो जाएगा। प्रेजेंटली जो आपको GD की ऑप्शन मिल रही है वो इसलिए है कि आप VBOK के साथ उस अभी GD के पोर्टल पे इंटरैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, रजीमत बात कर रहा हूँ एक्सपोर्टेक इंडस्ट्री से। सर ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान वो CNISI नंबर की बजाय वो पासपोर्ट नंबर मांग लिया गया। आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई फॉरेनर्स हैं? नहीं, उसमें तो पासपोर्ट नंबर कैसे मांग सकता है? अगर सर पेज पे आ रहा है पासपोर्ट नंबर। आपने उसमें फॉरेन एंटिटी या कोई ऐसी तो सिलेक्ट नहीं कर ली NTN होल्डर के? मैंने किए कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पेज खोला, उस पे मैंने अभी कोई फिलअप किया ही नहीं है। वो देखिए मुझे ज़रा। ये आपका पहला पोर्टल है जी जो खुल रहा है, इसमें पासपोर्ट की ऑप्शन का तो गुंजाइश ही नहीं है कहीं पे। जी श्योर, अगर आप मुझे स्नैपशॉट भेजेंगे हम उसको बैकएंड पे चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रहा है ये। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब हमने पेमेंट कर दी है किसी पैसे को, जो मैंने 2 दफ़ा कर चुका हूँ पेमेंट, लेकिन उसके बाद जब आगे अगला जो प्रोसेस है उसमें एरर आ जाता है और वो कहते हैं आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता करें, बस ये आ रहा है, यानी वो 500 जो है जो 2 दफ़ा पे किया है वो कन्फर्म ही नहीं हो रहा है। आप बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू जा रहे हैं जी? इजी पैसा के थ्रू
आप PSID के अगेंस्ट ही पेमेंट कर रहे हैं? ये मेरे पास दोनों से सबूत है, आप पढ़ लीजिए। जी ये बिल्कुल आप मुझे दें जी, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। काइंडली इधर से दे दें, आप पास ऑन करा दें। इस पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें। आई विल गेट बैक टू जी। ठीक है जी बिल्कुल। एक NTN भी है, अभी आप चेक कर लिए तो खोल के देखें खुलता है ही। और मैंने वो ID नंबर भी है इस पर, जो पेमेंट हुई है सब कुछ है इसके बाद। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा मैं फीडबैक दे दूँ। जी, जी। कह रहे हैं किसी हद तक दुरुस्त है। वो असल में जब आपकी पेमेंट हो जाती है ना, उसके बाद एक वेरीफाई बना हुआ है, क्योंकि मैंने सारा जी। खुद किया है। लास्ट आप वेरीफाइज ऑन दी राइट टॉप कॉर्नर। जी वो किसी की नज़र ही उधर नहीं जाती, उसको वेरीफाई होता नहीं है और इसलिए इनको दोबारा पेमेंट करनी पड़ती है। ये इशू आया है जी। ये मेरी सजेशन ये होगी कि वेरीफाई को शुड बी एट अ प्रोमिनेंट प्लेस, ताकि वन शुड नो कि वेरीफाई यहाँ से वंस यू वेरीफाई पेमेंट आपकी जाती कहीं नहीं है, वो 500 सिक्योर, लेकिन दोबारा इसलिए करना पड़ता है कि वेरीफाई नज़र नहीं आता। नहीं, वो कार्नर पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद फिर एक विंडो खुलती है जिसमें ID देना है और ईमेल देना है। वो देने के बाद उसका फ्लैश का बटन क्लिक करना है, उसके बाद फिर विंडो एरर शो कर देती है। जी वो बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक वाला तो अभी स्टेप आया ही है ना, वो तो कुछ बताएगा, मैं उसको कोड देगा तो फिर बायोमेट्रिक। इसको मैं चेक करवा के जी आपको आई विल गेट बैक कि इसका आपका प्रॉब्लम किधर आ रहा है, वो मैं आपका डेफिनेटली आई विल गेट बैक। जी जी एक मिनट यार, चेयर को एड्रेस करें काइंडली। आप पहले परमिशन लें और भी लोग हैं, करें आप सवाल। बायोमेट्रिक के हवाले से क्वेश्चन है कि जो कंपनी ओनर है वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उस हवाले से क्या सहूलत है, कोई पॉसिबिलिटी है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन? जी ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चूँकि नादरा कर रहा है, और नादरा अभी जो पाकिस्तानी डायरेक्टर्स जो अगर कोई बाहर गए हुए हैं तो उनको बाहर की एम्बेसीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना पासपोर्ट के लिए ना किसी और चीज़ के लिए, वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए फैसिलिटी है। तो अगर आपके डायरेक्टर बाहर हैं तो उनको एक जब भी पाकिस्तान आएंगे आके ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। दूसरा डायरेक्टर कर सकता है? हाँ जी दूसरा कर सकता है। जी 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 फीस के बाद जो है ना वो स्टिपुलेटेड टाइम आ जाता है कि इसके अंदर अंदर आपने बायोमेट्रिक करवाना है, तो अगर वो उस टाइम के अंदर ना करवा सके, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं नहीं करवा सका, तो अब उसका क्या होगा? वो रिज्यूम भी नहीं हो रही दोबारा एप्लीकेशन। जी वो आपकी एक्सपायर होगी, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। मुझे दोबारा से जो फीस जमा करानी है, वो नहीं आपके आनी चाहिए वहाँ पे, वो PSID आप उसी के अगेंस्ट दोबारा करेंगे। न्यू एप्लीकेशन करूँगा जी न्यू एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन PSID आप वही क्लेम कर लेंगे, वो आगे नहीं गई हुई। बायोमेट्रिक के बाद भी यूजर को पासवर्ड नहीं आ रहा, उसका क्या? बायोमेट्रिक हो गया, प्रोसीड भी हो गया, डन भी कर देते हैं जी लेकिन 5 मिनट के बाद दोबारा वो ID लगाएं और ईमेल लगाएं, वो फिर वही प्रोसेस। नहीं किधर जी? हमारी एप्लीकेशन है, बायोमेट्रिक भी हो गया जी आपका पासवर्ड तो उसके बाद आपके ईमेल पे आ गया होगा, नहीं आ रहा सर। अपने जंक मेल में चेक कीजिए कि आपका उधर आया या वो नहीं। 2 मिनट के बाद दोबारा जब ओपन करते हैं ये पेज, उसमें फिर वही प्रोसेस। नहीं आपने इस पेज को दोबारा क्यों ओपन करना है जी? आपके पासवर्ड ईमेल आ गया तो आपने, पासवर्ड ईमेल आ जाता है दोबारा, तो वो शो ही नहीं, वो आप लॉगिन में जाएंगे भाई। पासवर्ड आते ही नहीं है सर। नहीं ये आप अगेन पासवर्ड नहीं आता। ईमेल पे कहना चाह रहे हैं आप? ईमेल में ही आया होगा जी। ईमेल में नहीं आया, आप अपना इस तरह के छोटे छोटे इशू बहुत ज़्यादा ओपनिंग आ गया, ये नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, एक ओपनिंग आ गया, ये कासिम बंदा बैठेगा तो दूसरी तेरी कंपनी का आई नहीं आता। बहुत कष्ट। आपका जब पासवर्ड नहीं आया, आप दोबारा उसमें किधर गए, आपने क्या किया उसके अंदर जी? फिर क्वेश्चन होना नहीं आपने उसके बाद लॉगिन के लिए गए या आपके पास दोबारा सब्सक्रिप्शन में आपने नहीं जाना, आपने लॉगिन में जाना है। अगर आपका पासवर्ड अगर आपका नहीं आया और आप इधर दोबारा जाते हैं तो आपका सिस्टम दोबारा ऑन कर देता है, दोबारा चलाना शुरू कर देता है। तो आप दोबारा फिर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले आपने आइदर नहीं आपने कोई एक स्टेप मिस किया होगा जिसकी वजह से आपका ये पेज खुल रहा है जी। इसमें जो जब ID सेट होता है ना ईमेल, वो जो पासवर्ड आता है तो उसके लिए पासवर्ड के लिए ना टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर विद इन टाइम आप वो पासवर्ड लगा के लॉगिन नहीं करते तो वो वैलिड नहीं होता। उसके बाद आपको पता है क्या करना चाहिए? आपका जनरेट हो गया ID, ठीक है, आप जाए उसमें लॉगिन में जाए, ID लगा के फॉरगेट पासवर्ड करें। फॉरगेट पासवर्ड बायोमेट्रिक के बाद प्रोसीड का एक प्रोसेस आता है, क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद डन करना पड़ता है। ये भाई मेरे साथ एक्सपीरियंस आप हुआ ऐसा है। करें, मेरी बात सुने, आप आपस में बैठ के ना जरा सवाल कर लें, बाकी दोस्तों के भी सवाल आते हैं, प्लीज जी। 3 दिन नहीं था रखना। कोई मसला नहीं, कोई मसला आपसे ये है कि देखें, इसमें मैंने आपको
पेज दिया छोटा सा, उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है। जब जो कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करेगा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने वो इसकी पैरामीटर बताए हैं, ग्रीन, रेड और येलो। देखें, ये जितनी इंफॉर्मेशन हम उसमें देंगे और जितनी एक्यूरेसी से देंगे उसी से ये चीज़ें, ये प्रोफाइल बिल्ट होगी। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आदमी इस सिस्टम में आ रहा है, वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, वो इतनी एक्यूरेसी के साथ चीज़ें डालें कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना किसी स्टेज पे आए, तो आप स्ट्रेट वे ग्रीन में चले जाएंगे। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पहली चीज़ सिस्टम रिक्वायरमेंट, आपने ब्राउज़र्स की बात की तो हमने उस चीज़ से इसको ख़त्म कर दिया। अब ये सारे ब्राउज़र्स के ऊपर ओपन है। आप अगर मोबाइल फ़ोन पे चलाना चाहेंगे तो आईफोन पे भी चल जाएगा, सैमसंग पे भी चल जाएगा, विंडोज़ पे भी है, मैक के ऊपर भी है। अब वो रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर कंडीशंस नहीं है। जहाँ तक आपने रेड ग्रीन येलो वाली बात की थी, बिल्कुल ठीक बात है। सिस्टम आपकी हर कंसाइनमेंट को देख रहा होता है। जितनी दफ़ा आपका HS कोड चेंज होता है सिस्टम उसको नोट करता है, जितनी दफ़ा आपकी डिस्क्रिप्शन चेंज होती है सिस्टम उसको नोट करता है, जितनी दफ़ा आपकी वैल्यू चेंज होती है सिस्टम उसको नोट करता है। और जितनी दफ़ा चेंज होता है आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप सीधा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो सिस्टम आपकी ग्रेडिंग इस बेसिस पे कर रहा होता है। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन खुदा ना खासा बन गई तो उसके काफ़ी अच्छे खासे नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। तो वो इस तरह से ही चल रहा होता है। आप सही फरमा रहे हैं। जी, ये पीछे दोस्त है प्लीज। बैंक प्रोफाइल जो है ना उसमें जी जी, वो सबमिट नहीं होता या वो कोड नहीं आता, वो एरर आ जाता है कि अपने बैंक से रब्ता करें, जबकि डाटा भी सही फीड किया है। आप IBM ठीक नहीं दे रहे होंगे। IBM भी सब कुछ ठीक है, बैंक को फिर आपके उसके अंदर इशू ये आ रहा होगा कि जो आपका डाटा बैंक के पास है, जिधर से हमने फैच करना है, वो ठीक नहीं है। बैंक से रब्ता हुआ है, उनसे वो हार्ड कॉपी भी ली है, वो दोबारा फीड किया है, ठीक है। उसमें बैंक के और जो हमने फीड किया कोई जो है ना बैंक वाले कहते हैं कि PSW का इशू हमारा इशू बिल्कुल सर, ये सेम इशू है, हमारे पास भी यही है। और सर ये मैसेज है, देखें, ये मैसेज आ रहा है सर, OTP जब एंटर करते हैं ना, बैंक का डाटा तो सर एंटर हो गया, वो तो पहले मतलब हो गया। ये मैसेज थर्ड टाइम आया, 3 दफ़ा मतलब रीसेंड करवाया उसको OTP को, लेकिन ये मैसेज आ रहा है। अगेन मैसेज के अंदर भी आपको जो PSW की तरफ से आ रहा है वो बैंक को रब्ता करने के लिए आ रहा है। MCP में ये इशू आ रहा है जी, MCP में प्रॉब्लम आ रही है। हमारा HPL में आपके बैंक में सिस्टम तभी आ रहे हैं ना सर। चले मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। OTP मोबाइल पे एक्सेप्ट नहीं करता सर। अच्छा, इसके अंदर जी गुजारिश ये है, मैंने जिस तरह हेल्पलाइन का नंबर भी शेयर किया था, ये जो इश्यूज़ हैं ये आप जैसा कि हमारी हेल्पलाइन में जाते हैं 111-772-772, उसके अंदर आपको ऑप्शन आती है कस्टम्स की। आप कस्टम सेलेक्ट करें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव उसी वक्त डाटे से देख के आपको बता देगा कि आपका प्रॉब्लम क्या PSW के एंड पे आ रहा है या बैंक के पार पे आ रहा है। आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देगा वो वहाँ से देख के। अगर आप ईमेल करना चाहें तो आप उसके ऊपर support@psw.gov.pk पे ईमेल भी करेंगे तो उसको भी आपका रिस्पॉन्ड आ जाएगा कि आप स्क्रीनशॉट लगा के PSW को ईमेल कर दें तो उसको फिर सिस्टम से बैकएंड से देख के कि प्रॉब्लम किधर आ रहा है आपको रिपोर्ट करती रहेगी। ईमेल किया 2-3 दिन पहले किया, थर्सडे को किया, कोई रिस्पांस नहीं है, रिप्लाई नहीं है। जी, वो जो अभी जहाँ तक आपकी बात है कि अगर जो बैंक्स के इशू हैं वो बैंक को भेजा जाता है कि जी आपके पार्ट पे आपके डाटाबेस में इशू आ रहा है, वहाँ से रिजॉल्व करने का हमें मैसेज आएगा तो हम आपको भेजेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें सारा इनका भी कसूर नहीं है। कुछ बैंक्स हैं जो कि अभी प्रॉपरली इन्होंने कंप्लाइंस नहीं की, इसकी वजह से वो इनके लिस्ट में वो ठीक नहीं आ रहे। तो आपका काम है कि ज़रा बैंक से भी थोड़ा सा ना चेक कर लें। तो प्रिसाइज सवालात करें जी, प्लीज़ आप बताएं। ये सर, मेरा क्वेश्चन एक ये है कि इसमें आपने एक आपकी हेडिंग आ रही थी I&E फॉर्म एलिमिनेशन, तो ये एक्सपोर्ट फॉर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या ये प्रॉपर एलिमिनेट हो जाएगा और हम अपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको नहीं ऐड करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने अपना VBOK का ID पासवर्ड जो है वो अपने एजेंट्स के साथ, फॉरवर्डर्स के साथ शेयर किया होता है, GDs वही लोग क्रिएट करते हैं। तो नंबर 1 तो ये कि ये ID पासवर्ड जो PSW का, ये हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते, और इसमें क्लियरिंग एजेंट का क्या रोल होगा हमारे लिए? GD या जो अभी सिंगल डिक्लेरेशन है वो हम लोग अपनी एंड पे क्रिएट करेंगे या वो हमारा फॉरवर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है इनका। आई डोंट नो, यहाँ पे कोई एजेंट्स बैठे हुए हैं? ओके जी, देखिए जो VBOK का सिस्टम था उसके अंदर भी कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं थी कि आपने एजेंट मैंडेटरी हायर करना है। आप हायर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिमिलर इसके अंदर भी यही है कि आप अगर एजेंट हायर करना चाहते हैं तो आप एजेंट हायर कर लीजिए। अगर आपके ख्याल में आप इतने कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं कि आप खुद करना चाहते हैं आप खुद कर लें।
जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं कहूँगा देखिए ज़रूर, अगर आप एजेंट को देते हैं तो आप उसको फॉलो अप ज़रूर करें कि वो वहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ केसेस ऐसे भी हमने देखे जिसमें एजेंट ने जीडी डाली है, सेल्फ की डाली हुई है, कि उसने ये किया है सिस्टम को कि जीडी आप खुद डाल रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली एजेंट फाइल कर रहा है। तो अगर उसमें खुदा न खास्ता कल को कोई गड़बड़ एजेंट करता है तो वो मसला आपके ऊपर आता है। तो आप एजेंट को दें, लेकिन अपने पार्ट पे जो आपकी जो है इंफॉर्मेशन है या अपनी इंस्पेक्शन है या चेकिंग है, हर चीज़ को वो ज़रूर देख के करें। एहतियात लाजमी चीज़ है जी। अब सिस्टम आपकी सहूलत के लिए बना है, लेकिन अगर उसको मिस हैंडल करें या कुछ करें तो मुसीबत भी पड़ सकती है। अच्छा, इसमें एक मिनट, इसमें मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे कि ई फॉर्म आई फॉर्म तो एक्सपोर्टर खुद बनाता था, अब चूँकि ई फॉर्म आई फॉर्म तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया है और जीडी जो है वो बनाता ही, क्योंकि हमारा शहर का जो सिलसिला है वो हमारे जितने कार्गो एजेंट्स हैं वो ही जीडी फाइल करते हैं सारे। तो चूँकि वो स्टेप एलिमिनेट हो गया है, जीडी पे आ गई है बात, और फिर अब वो शिपमेंट जो डीए पे लोग काम कर रहे हैं 120 डेज़ पे, 180 डेज़ तो गवर्नमेंट ने ख़त्म करके 120 डेज़ किया। अब सवाल ये है कि क्या वो जो 120 डेज़ डीए पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो फिर पीएसडब्ल्यू खोलने की ज़रूरत नहीं? क्या वो डायरेक्टली उनका जो कार्गो एजेंट है उसको आप मालूमात अपने बैंक की, अपने पेमेंट टर्म्स की, इनको टर्म IBN नंबर लिख के आप भेज देंगे तो वो ही करेगा आगे से? तो इसका मतलब है क्या वो टेक्निकली हमारे लिए तो फिर वो जो लोग डीए पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो वो यूजलेस चीज़ हो गई जी? क्या आप पहले वीबॉक में यही काम कर रहे थे ना? आपका एजेंट ही कर रहा था। वीबॉक में तो हम खुद कर रहे थे ना जी, आई फॉर्म या ई फॉर्म हम खुद बना रहे थे, बैंक से बनवा रहे थे, लेकिन सिस्टम में तो आपका एजेंट बाइंड कर रहा था जी। बना हम खुद रहे थे, बैंक अप्रूव करता था जी, बैंक अप्रूव कर रहा था। अभी जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करवाएंगे, ट्रांजैक्शन के लिए तो बैंक से आपका रब्ता होगा, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सिस्टम में आ जाएगी, तो वो वहाँ पे बाइंड हो रही होगी। ई फॉर्म आई फॉर्म बनवाने के लिए आपको दोबारा नहीं जाना। जब आपने एक दफ़ा आइदर पैसे आए या पैसे गए, या आपने कोई वो बैंक को बताया कि ये चीज़ हमारी जा रही है जिसके पैसे आने हैं, तो वो सिस्टम में आपका बैंक फीड करता है। लेकिन इस पर भी मेरा सवाल है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको तब बैंक इशू करेगा जब आप एडवांस पेमेंट पे काम कर रहे हैं, जब आप LC पे काम कर रहे हैं, जब आप CAD पे काम कर रहे हैं। जब आप DA पे कर रहे हैं तो उस पर क्या वो देगा कोई इंस्ट्रूमेंट, बैंक इशू करेगा? जी, पहले आपको बैंक इस पर क्या इंस्ट्रूमेंट दे रहा था? पहले तो वो ई फॉर्म अप्रूव कर रहा था ना जी। जी, ई फॉर्म यही कर रहा था ना, पैसे तो अभी नहीं आए हुए थे, लेकिन आपको ई फॉर्म बना के दे रहा था कि जी इस कंसाइनमेंट के अगेंस्ट आपके इतने पैसे आ जाने हैं। वही चीज़ अभी सिस्टम में फीड कर देगा उसी तरह से। अच्छा, ठीक जी, है। बैंक उसी तरह ही फीड करेगा, और वो सिर्फ जो एक फॉर्मेट वो है वो चेंज होके इन्फॉर्मेशन उसी तरह सिस्टम में आ जाएगी जब आपकी कंसाइनमेंट जाएगी यहाँ से। अब जैसे एक कस्टमर है, उसका मिसाल के तौर पे उसकी 10,000 टोटल परफॉर्मा इनवाइस है, 10,000 में से एक कस्टमर उसको आगे 2,000 करके डॉलर शिपमेंट निकाल रहा है, तो क्या वो पहले कस्टमर की प्रोफाइल बनेगी 10,000 डॉलर की, या वो बाकायदा से अलग से वो मतलब है कि वो उसको आप किस तरह? जी, पार्ट हो जाएगी, ताकि बिकॉज हर कंसाइनमेंट के साथ उसका अपना आना है, आपने ज़ाहिर है उसके ऊपर बाद में कोई रिबेट क्लेम करना है या कुछ करना है, तो जब तक वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसी तरह आएगा। तो इसका वो मतलब है कि पार्ट्स में ही स्टैगर हो सकता है जी, स्टैगर हो जाएगा, उसी तरह भी होगा। ठीक हो गया जी। किसी का सवाल? जी, जी बिल्कुल, ये हमारा इस वक्त बैकएंड का प्रॉब्लम चल रहा था, आज सुबह भी चल रहा था, बीच में रिज्यूम हो गया, अभी दोबारा कोई सिस्टम एरर आ रहा होगा। मैंने यहाँ से आने से पहले खुद एक करके देखा है, उस वक्त हो रहा था, बीच में कुछ टाइम के लिए सिस्टम डाउन हुआ है, अभी भी शायद जी अभी सिस्टम डाउन होगा इस वक्त। अच्छा सर, ये एक सवाल है ये जी, आपने सर क्वेश्चन किया कि B2C और B2B फ्रेमवर्क की बात आपने की, तो जो बिजनेस टू कंज्यूमर वाली ट्रांजैक्शन है, जाहिर है हम इसके अंदर जो ले रहे हैं, जो B2C आप कह लें तो वो आपकी चल रही होती है, जो शिपिंग लाइन के साथ, जो टर्मिनल ऑपरेटर के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम इसको फ्यूचर में वहाँ पे कैप्चर कर रहे होंगे, जिसको आप B2B कह लें, वो वाली ट्रांजैक्शन आएगी। B2C जो आपकी है कि अगर आप किसी अपने कंज्यूमर से पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो वो हम नहीं कैप्चर कर रहे होंगे, हमसे ट्रेड रिलेटेड आपका वो है उस चीज़ को डील कर रहे हैं। हम कोई बैंक या स्टेट बैंक नहीं बनना चाह रहे, हमारा पर्पज़ तो ये है कि आपको सिर्फ ट्रेड से उसका आपका टाइम एंड कॉस्ट कम की जाए। अच्छा, इसमें एक और मेरा सवाल है कि ये जो थर्ड पार्टी को शिपमेंट जाती हैं, जैसे वेयर हाउसिंग है बहुत सी लोगों की, उनमें क्या ये अलाउ करेगा कि थर्ड पार्टी को वो किस तरह से उसकी प्रोफाइल बनेगी? मतलब ABC कंपनी है USA में, वो माल जो है वो भेज रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो
क्या प्रोफाइल में ABC USA आएगा या फिर वो वेयर हाउस आएगा जो ऑस्ट्रेलिया में है? ये आपके प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डिक्लेरेशन से ली जा रही होती है, वहाँ पे आप जो डिक्लेरेशन देंगे वही ली जाएगी। अगर आपका प्रिंसिपल अमेरिका में बैठा है, डिलीवरी वो ऑस्ट्रेलिया में करवा रहा है, तो आप ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, अपने प्रिंसिपल की इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे होंगे। लेकिन जो पेमेंट है वो तो आपकी US से आएगी ना, तो उसको सेटल फिर किस तरह करेंगे? जी वो स्टेट बैंक ने करना होता है, वो स्टेट बैंक करता है, वो ठीक है, उसका यानी कि आप कैसे ताल्लुक नहीं है। उसमें प्रेसिडेंट साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अभी स्टेट बैंक की रेगुलेशंस है कि जहाँ पे आपकी शिपमेंट गई है ज़रूरी है कि वहीं से आपकी पेमेंट आए और प्लस प्रिंसिपल भी वही हो। ये इसमें स्टेट बैंक का बहुत बड़ा चेक है और लोगों को पेमेंट्स में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कई लोगों की पेमेंट स्टक भी हुई है। तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल में बैंकिंग वाला सिस्टम आएगा, आपका शायद इसमें रोल नहीं होगा। जी ऐसी है। जी सर। सर वो हमें अंडरटेकिंग देनी पड़ रही है क्योंकि हमें बैंक ने लेटर दे दिया कि आपने ये अंडरटेकिंग देनी है। सर ने बिल्कुल सही कहा कि पेमेंट जहाँ से आ रही है एक्सपोर्ट भी वहीं से होगा। जी अगेन अंडरटेकिंग आप जी ये जो आप बात कर रहे हैं ये आपके और स्टेट बैंक के रेगुलेशंस हैं, जिसका कि हमसे एक स्टेप आगे हो जाता है। अभी हम इसको नहीं डील कर रहे, लेकिन जैसा कि हम स्टेट बैंक के साथ कम्प्लीटली सारा प्रोसेस अपना करेंगे। अभी हम सिर्फ पेमेंट कैप्चर कर रहे हैं। हम ये ई फॉर्म के अंदर अगेंस्ट आपकी पेमेंट आनी है या बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं कैप्चर कर रहे हैं इस वक्त। फ्यूचर में जिस वक्त लेटर से पाकिस्तान की सिंगल विंडो बन गई, कोरिया की सिंगल विंडो बन गई, दोनों तरफ इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी तो दोनों सिंगल विंडोज़ आपस में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगी, तो ये इशूज़ उस वक्त रिजॉल्व हो जाएंगे। जी भाई आप सवाल करें। मल्टीपल ओनरशिप है, उसमें मल्टीपल कंपनी है एक ही बंदे के नाम पे, तो वो PSW में जब एनटीएन अप्लाई करते हैं तो वो एक को बार सेलेक्ट कर लेता है, उसका उसने नहीं करवाना PSW। तो इसमें क्या आप सजेस्ट करेंगे? मल्टीपल कंपनीज होंगी तो वो कैसे करेगा? एक ही कॉपी है PSW या सबके करेगा? नहीं जी, कंपनीज के जितने एनटीएन है हर कंपनी का अलग एनटीएन होगा आपका, तो एनटीएन एक ही है, एक ओनर है, एक एनटीएन है, सारी कंपनी उसी में। नहीं जी, कंपनी का अलग एनटीएन होगा, इंडिविजुअल का अलग एनटीएन होगा। आपका मतलब है प्रोप्राइटरशिप पे आपकी कंपनी, उसमें फिर वो एक ही एनटीएन पे मेरा ख्याल है। जो आप जो बिजनेस एंटिटी पहले यूज कर रहे हैं वो आपने वीबो की रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाई थी उसकी? उसमें प्रोप्राइटरी अलग-अलग जी, लेकिन अलग अलग है, लेकिन यूजर जो कंपनी का नाम आ रहा है वो तो एक ही आ रहा होगा ना। एक बंदे की दो कंपनियां वो एक ही एनटीएन के ऊपर नहीं आ सकती। मैं एग्जांपल देता हूं, एक गोलमैन इंस्ट्रूमेंट है, उसी बंदे की है मिस्टर मलिक के बाद, उसके बाद उसने श्रीमैन इंस्ट्रूमेंट करवाई है, वो भी उसी के नाम पे है, मगर प्रीवियस उसी के एनटीएन में ऐड हो चुकी है वो कंपनी। उनके एनटीएन उसमें इशू नहीं। सर इंडिविजुअल के एनटीएन पे ऐड हुई होगी, कंपनी का एनटीएन अलग होता है। नहीं, वो उनका सवाल ना प्रोप्राइटरशिप पे इंडिविजुअल ही है। जी आप उसमें चेक करिए कि 3 कंपनीज आ रही हैं तो वो ड्रॉप डाउन में से आप उनमें से एक सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होती सर, ये मसला ये है मतलब। अगर आप इसकी मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें तो मैं उसका रिजॉल्व करा दूंगा, या आप हमारे उसके हेल्पलाइन पे भेज दें, आपका मैं स्पेसिफिकली चेक कर लूंगा वीबॉक्स से कंपेयर करके कि किधर क्या हुआ था, ताकि उसके हिसाब से कर लें। आप अपने ना शेयर कर दीजिएगा तो वो आपका इंडिविजुअल केस हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं। जी दूसरा है मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन का है, आप जब पेमेंट कर देते हैं PSID देन मॉडिफिकेशन राइट्स आपके पास नहीं होते। अब जितना भी इश्यूज आ रहे हैं वो OTP में मोस्टली आ रहे हैं, जो नंबर दिए हैं कंपनी के, वहाँ पे इनके मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि आपसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन वाला मोबाइल नंबर नहीं देना, अपना CNIC जो आपके नाम पे सिम हो वो वाली देनी है, उस पर OTP आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। दूसरा पोर्टेबल नेटवर्क नहीं देने, जिनके कन्वर्टेड हुए हैं, जिन नेटवर्क वो टेलीनॉर का है और सिम जो कोड है वो यूफोन की है, उन पे भी OTP के इश्यूज आते हैं। मगर एक मेरा ये सवाल था कि वहाँ पे जब पेड हो गया PSID और OTP नहीं आ रहा तो हम चेंज करने की ऑप्शन होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि इसको इजी बनाए कि बंदा दूसरा नंबर डाल के उसको उसी वक्त चेंज कर ले, बजाय 500 फिर दोबारा पे करे। जब आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ भी लिया है कि जी वही नंबर दे जो CNIC के साथ बाउंड है। मैंने 4-5 करवाए हैं तो मुझे एक्सपीरियंस है, मगर यहाँ पे सारे नए लोग बैठे हैं, इनको नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी वहाँ पे ऑप्शन दें कि नंबर जो है आफ्टर पेमेंट वो एडिट कर सके, अगर OTP नहीं आ रहा तो। जी देखिए, अगेन इसके अंदर एडिट की ऑप्शन इसलिए नहीं दी जा सकती कि रजिस्ट्रेशन का डाटा इसको कितनी दफ़ा एडिट करना है या कैसे करना है ये नहीं दिया जा सकता। जो मैंने आपसे एक गुजारिश वो भी की कि जहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की है, उसके साथ ही अब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन की ऑप्शन भी दी हुई है। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन को चेक कर लेंगे, उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, फिर हमें अपना सिस्टम ट्वीक करना पड़ता है।
हमें सिस्टम को कहना पड़ता है कि जी इन साहब का बायोमेट्रिक नहीं हो सकता, इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लिखा वहाँ पे ज़रूर हुआ है, जो भी करें उसको ज़रा देख के कर लें, पढ़ के कर लें तो काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ जुगाड़ लगानी है तो वो फिर हम ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करके तो देंगे ही आपको। जी प्लीज़। नहीं जी, इसमें आपकी दो बातें जी। पहली बात तो आपने मतलब वो बड़ी ग्लोबल लेवल की कर दी है कि हैकिंग वाली जहाँ तक चीज़ें आ गई तो अल्लाह रहम करे। मैं ये तो नहीं कहता जी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हमारी तरफ से एहतियात इसमें पूरी है कि हम ऐसा यानी कि सिस्टम डेवलप करें कि जिसको हैक ना किया जा सके, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे हों। जैसे अभी भाई ने कहा कि बाहर से बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, तो वन ऑफ द रीज़न यही है कि हमने बाहर, पाकिस्तान से बाहर हम सिर्फ सर्टन पैरामीटर्स ओपन कर रहे हैं ताकि उसकी हैकिंग की इवेंट्स ख़त्म कम से कम हो सके। सेकंड, आपने बात की पासवर्ड की, तो जब आप इसमें जाते हैं तो वहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर ही फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन है। हमने चूँकि अब आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर ली हुई है, ड्राईपोर्ट पे हम आपको बुलाते थे क्योंकि उस वक्त हम आपकी सिर्फ तस्वीर खींच रहे थे, तो हम वहाँ पे आपको बुलाते थे कि जनाब ये जिनका हम रीसेट करने लगे हैं शनाख्ती कार्ड देख लें कि वही खातून या वही हजरत आए हैं, ताकि हम गलत किसी के ऊपर ना कर दें। आइडिया जैसे एजेंट के पास अगर आपका पासवर्ड है और हम रीसेट कर देते हैं तो उस पासवर्ड को आप खुद एक्सेस नहीं कर सकेंगे, वो एजेंट के पास रह जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अब चूँकि आपने अपनी ईमेल दी हुई है जो आपकी यानी कि एनटीएन के साथ बाउंड है, रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर आपको दोबारा पासवर्ड आ जाएगा फॉरगेट पासवर्ड के अंदर। जी, आप अपना एजेंट ऐड करेंगे उसके अंदर, जिस तरह से आप वीबॉक में कर रहे थे, एजेंट आप ऐड करेंगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंट वहाँ पे कर सकेगा। अगर आप खुद उसकी सेल्फ की कर रही हैं तो वो हो जाएगा। डिक्लेरेशन तो एक ही फाइल होगा, आप कर रहे होंगे या एजेंट कर रहा होगा। अच्छा, इसमें एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि कितना सेफ है कि हम इसका पासवर्ड, जैसे वीबॉक का कई दोस्त अपने कार्गो एजेंट्स को पासवर्ड दे देते थे, तो ये कितना सेफ है, क्या दे सकते हैं? जी आप बिल्कुल, ममानियत तो कोई नहीं होगी, आपका पासवर्ड है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप जिसको मर्जी दे दें। लेटर सपोज आपकी गाड़ी है, आप जिस मर्जी को उसकी चाबी दे दें, आपकी अथॉरिटी है। अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती है या वो रेकलेस ड्राइवर है तो भी आपका रिस्क है। नहीं, सवाल पूछने का मकसद ये था कि उसमें फीचर्स कम थे, इसलिए ज़रा ब्रॉडर वे में है, तो इसमें कई ऐसी पर्सनलाइज चीज़ें हैं जो कि जो ओनर है उसके पास ही इख्तियार होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं कह रहा था क्या सिक्योरिटी वाइज ये देखिए, ये तो रजिस्ट्रेशन का है। जैसे कि तो आप इसके मेन अगर पोर्टल पे जाते हैं, यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें हैं जो पहले भी आपके एजेंट्स डील करते रहे हैं, जैसे एडजुडिकेशन है या वेयर हाउसिंग है, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि आप जिस वक्त आप लॉगिन एक बार बन जाता है देन आपका फ्रंट डैशबोर्ड ये बन रहा होगा। तो जिस तरह से पहले आपकी डिक्लेरेशन का वो फाइल कर रहे थे, उसी तरह इधर भी आ रहा होगा। मतलब ट्रस्टेड बंदे को आप ट्रस्टेड को दें, जिसको आप कर सकते हैं उसको दें। सही, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि बिजनेस इस काबिल हो, हमारा सिस्टम इतना आसान हो कि बिजनेसमैन खुद कर सके। बिल्कुल जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मेरे दोस्त कुलीग ने बात की है कि एक एनटीएन पे दो कंपनी है, मेरी भी एक ही मतलब एनटीएन पे दो फर्म है, दो कंपनियां, और मेरी एक जिस पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो गई है, मेरा पीएसडब्ल्यू ओके हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बेसिकली अपने प्रेसिडेंट साहब की बात को आगे लेके चलूँगा कि यहाँ पे अभी हमारी जो तादाद है चैम्बर में 100 में से सिर्फ 1% लोग आए, ठीक है, अभी 90% लोग नहीं आए। तो जैसे काफ़ी सारे इदारे यहाँ पे FPR कोई भी आए, हम हमारे साथ कोऑपरेट करता है और हफ्ते में 1-2 दिन हमें टैक्स यहाँ पे लग जाता है। तो सर अभी आपने कहा था आप हमें कॉल कर रहे, उससे नंबर ले लें। सर यहाँ पे हमारा एसोसिएट और कॉर्पोरेट मेंबर डाल के 5000 मेंबर है जो एक्टिव है, क्या आप सबकी कॉल रिसीव करेंगे? नहीं, वो जो एक्टिव मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें वैसे तो हमारा 60,000 मेंबर है,
तो सर उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि क्या आप हर एक की कॉल उठाएंगे? देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कोलीग्स को प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अपने नहीं बोल रहा। मुझे हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन आपसे रिक्वायर्ड सर कि FBR ने भी यहाँ पे टैक्स लगाया था और भी मतलब कुछ लोगों ने, तो जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा था आप यहाँ पे 10 दिन भी लोगों को जवाब देते रहेंगे, आप अपना कोई जूनियर कोलीग यहाँ पे मतलब हफ्ते में 2 दिन के लिए बिठा दे और मैक्सिमम 15 दिन के लिए बिठा दे, कुछ लोग ट्रेन हो जाएंगे, फिर एक कुलीग दूसरे कुलीग को बताता रहेगा, ये आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू जी, नोटेड। मैं इंशाल्लाह सीनियर मैनेजमेंट को आपको पॉइंट पहुँचा दूँगा। और मेरे ख्याल में ये उतनी देर बैठना चाहिए अनलेस ये पूरी तरह बिल्कुल एक्टिव नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक, नोटेड। नॉट फॉर 10 डेज, ये जब तक एक्टिव नहीं हो जाता। जी सवाल करें आप। देखिए जी, ऑपरेशनल तो ये अभी भी है। अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप GD इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऑपरेशनल तो ये हमने कर दिया हुआ है कि आपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपको डायरेक्ट VBOK का इंटरफेस इसके अंदर दे रहे हैं। जो सिंगल डिक्लेरेशन है जो कि VBOK के डिक्लेरेशन को रिप्लेस करेगी, इसमें मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, VBOK एज सच ख़त्म नहीं होगा, कस्टम की प्रोसेसिंग VBOK में हो रही होगी, हम VBOK का फ्रंट एंड बन जाएंगे। जो VBOK की डिक्लेरेशन है वो आप हमें दे रहे होंगे, बाकी बैक एंड पे प्रोसेसिंग VBOK ही कर रहा होगा। तो वो वाली चीज़ हमारी कोशिश है कि मार्च तक ऑपरेशनल कर दें। हाँ जी, PSW में ना VBOK मर्ज हुआ है जी, ख़त्म नहीं हुआ। तो जी आप सर इसीलिए रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि VBOK का जो डाटा है वो सारा फैच हो जाएगा PSW? एग्जैक्टली जी, वैसे ही GDs हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, सपोज कोई मतलब शिप नहीं हुआ अभी तक, कोई इन प्रोसेस है फॉर्मिंग का, वो सारा डाटा वैसे ही आएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जब PSW में लॉगिन होना है ना, तो आपने VBOK में काम करना है। ये फैच वाली बात छोड़ दें, आपने जाना ही VBOK में है। PSW जिस तरह उन्होंने कहा इंटरफेस है, ये बाहर एक खूबसूरत सी शक्ल है, इसके अंदर VBOK छुपा हुआ बैठा हुआ है। वो जो 2 पासवर्ड बता रहे हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जब ये पूरा फंक्शनल हो जाता है तो आप यू वुड बी फ्री टू डू एनीथिंग। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि इसमें VBOK में आपकी लिमिटेशन थी कस्टम तक। अभी वो बता रहे हैं कि टोटल 77 डिपार्टमेंट्स जो हैं इसके साथ लिंक हो। तो प्लीज़ कीप योर पासवर्ड सेफ एज मच एज यू कैन। उसमें कल को आपकी लाइबिलिटी है जो आपकी लॉगिन से वो सेल्फ पे हुई या एजेंट पे, आप उसमें इन्वॉल्व इनडायरेक्टली हैं। तो कोशिश करें, उसको थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। जिस तरह ये आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ है, इस तरह के और इंशाल्लाह चैम्बर करेगा प्रेसिडेंट साहब की। और ये जो मौजूदा रजीम है इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि आप लोगों तक ये जो नया सिस्टम है इसकी आगाही ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और जिस तरह वो फाइट कर रहे हैं कि हमें परमानेंट बंदा दे, भाई ने कहा जी 10 दिन के लिए, मैं कहता हूँ जी इसको जब तक ये ऑपरेशनल ना हो, एक बंदा हमारा रजिस्टर्ड ना हो, ये इनका फोकल पर्सन यहाँ पे रहना चाहिए। क्योंकि हमने इसका फ़ायदा तब है जब सारे लोग इस पर आ जाएँ, वरना ये प्रॉब्लम्स वाकई इस तरह के 2-4 सेशंस भी हो जाएंगे तो हल नहीं होंगे। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है जी कि आप अपना कोई फोकल पर्सन परमानेंट में दें। सर नोटेड। मैं आगे जी पहुँचाता हूँ आपका बंदा नई फर्म बनाएगा वो पहले VBOK का रजिस्टर होगा, फिर इसमें बाद में आएगा? नहीं जी, VBOK रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इधर रजिस्टर होगे तो सफिशिएंट होगा जो नई फर्म बनाएगा जी। उसमें सिर्फ आपको PSW की सब्सक्रिप्शन लेनी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जी बार बार दोस्त कह रहे हैं पासवर्ड की सिक्योरिटी के सिलसिले में आप, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, सम टाइम एजेंट्स को देना पड़ता है। तो उसका अभी तो फ़िलहाल मेरा ख्याल है जब आप उनको दे देते हैं, अपने एक शिपमेंट आप मूव करते हैं तो फ़ौरन ही अपना पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं ना एज ए सिक्योरिटी के लिए, उसको फ़ौरन चेंज करें आप। एक्सक्यूज मी, अभी रिसेंट मैंने शिपमेंट की है तो मैंने उसमें जो HS कोड था वो मैंने जो लिया हुआ था जिससे अपनी, तो मेरे एजेंट ने कहा कि ये आपका जो है ना एक्यूरेट नहीं है, तो आप इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, आप चेंज कर दें। अब यही जो सर कह रहे हैं कि वो उसके बाद हम अपना पासवर्ड चेंज कर दें, जो भी ये होता रहता है हमारी प्रैक्टिस पे है। जी ऐसा ही है। अगेन मैं ये नहीं कहता कि जी सारे क्लियरिंग एजेंट्स गलत हैं या सारे क्लियरिंग एजेंट गलत काम करते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं जो कि जिनसे हम खुद सीख रहे होते हैं, तो वो ऐसे लोग भी हैं। सर इसमें जो रिबेट जो डिपार्टमेंट के डेविशन अभी तक तो VBOK के जो रिबेट केसेस वो क्लियर नहीं कर रहे नहीं। तो हमें अब कराची की मेरे तकरीबन 4 केसेस कराची के पड़े हैं, 3 केसेस मेरे लाहौर के पड़े हैं। मैं अब उनको अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा या उनको किस तरह मैं चेक करूँ, मैं खुद जाऊँ
किस तरह कि वो मेरे ये भी सॉल्व हो गए? जी, इसमें एक तो यानी कि अगेन ये हम PSW के स्कोप में तो अभी नहीं है, ये कस्टम्स का प्रोसेस है। रिबेट तो ऑटोमेट हो गया हुआ है। अगर आपकी वीबॉक की GD है तो वो उसके साथ ऑटोमेट हो गया। आप जो केसेस की बात कर रहे हैं ये पुराने केसेस हैं? नहीं सर, ये रिसेंट फ्रेश केसेस जो मैंने चाहिए एक साल हो गए मैं पेंडिंग पड़े हुए, वो अभी तक क्लियरिंग में नहीं आ रहे। अगेन ये हमारे ऑटोमेशन से पहले के केसेस हैं, इस वजह से उसके अंदर टाइम लग रहा है, क्योंकि पहले अब ऑटोमेटेड वाले केसेस जा रहे हैं। जो पुराने मैनुअल केसेस थे उनको हम ग्रेजुअली प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें इशू आता है वो वेरिफिकेशन में डाल देते हैं ना। जी, वो अभी जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके अंदर सिस्टम रैंडमली 10% को वेरिफिकेशन में डालता है। कोई किसी को किस तरह करवाए वेरिफिकेशन में, तो पता नहीं किस तरह कब करेंगे वो। नहीं, वो उसका भी टाइमलाइन है जी, वो मॉनिटर हो रहा होता है, तो वो उन्होंने करना है उसको। वैसे वो बना डाल है, उसका कोई हेल्पलाइन भी नहीं है कि कहाँ क्या करें। वो आपको अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट कॉल करेंगे तो फिर आपके पास आना है, अदरवाइज हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखनी है उसकी। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि आपका रिबेट क्लेम जेन्युइन है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो लगे हुए थे वो उसकी बेसिस पे ठीक है। अगर वो ठीक है तो प्रोसेस हो जाएगा, अगर कोई हमें फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए होगी तो फिर आपसे मांगेंगे, अदरवाइज प्रोसेस होकर आ जाएगा आपके पास। टाइम लिमिट कितना है वेरिफिकेशन का? टाइम लिमिट तो जी ऑफिसर ने करना होता है, वो 2-3 दिन मैक्स लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते। अच्छा जी अहमद आप कॉल करें। इसकी जो सब्सक्रिप्शन है बायोमेट्रिक के बाद एक ईमेल आती है जी, ठीक है, टू क्रिएट योर पासवर्ड जी, वो आप एक लिंक भेजते हैं जी, उस पर क्लिक करें तो आगे ओपन नहीं होता। तो उसके बाद फिर आपकी हेल्पलाइन पे कॉल की है, उन्होंने कहा जी दोबारा से जाके ना इसको रिज्यूम करें, ठीक है वेबसाइट का जी। वो दोबारा किया, फिर ईमेल आई है लेकिन वो फिर ओपन नहीं हो रही। इसकी आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें जी, स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं इसको देख लेता हूँ, क्योंकि अच्छा, इसमें वो एक्सप्लोरर के मॉडल का भी कोई वो इशू नहीं है इसके अंदर। वो वीबॉक के वो पुराना था, अभी नहीं है, बात खत्म हो गई। और कोई दोस्त? हाँ जी 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 जी, इसमें शिपिंग लाइन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी? अभी नहीं है जी, बाद में हो जाएंगी। थोड़ा ऊंचा बोलें प्लीज। वीबॉक में हम जब अपनी एक शिपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हम बैंक में जो है ना वो हम देखते थे फॉर्म इंडोर्स करने के लिए। फॉर्म इंडोर्स करता था वो हमारी पेमेंट को कि हम ये कितनी पेमेंट के अगेंस्ट किए जो है ना या तो क्या इसमें किस तरह से वो PSW में जैसे आप बता रहे हैं कि एलिमिनेट किया जा रहा है फॉर्म आई को भी, तो किस तरह से वो हमारी पेमेंट को इंडोर्स करें? जी, पहले यही था कि वो चीज़ वो इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा बैंक अपने सिस्टम में डालता था, दूसरी दफ़ा वो आपको लिख के एक फॉर्म सिस्टम में बना कर देता था। जो सिस्टम में फॉर्म बना के आपको आई फॉर्म के तौर पे दे रहा था वो ख़त्म कर दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन बैंक ने आपकी कंसाइनमेंट के अगेंस्ट अपने सिस्टम में फीड की वही ऑटोमेटिकली PSW के पास आ जाएगी, तो वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हो जाएगा, वो आई फॉर्म को रिप्लेस कर देगा। लेकिन हम उसको किस तरह से रियलाइजेशन का मतलब ये है कि बैंक हमें किस तरह से इसको इंडोर्स करके देगा, हमें कैसे पता लगेगा, हमको कैसे बताएंगे कि अगर ये $10,000 की पेमेंट थी इसमें से $5,000 हमें वो इंडोर्स कर दी और बाकी को भी ओवर कर दिया। जी, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने बैंक को दे रहे होंगे तो अकॉर्डिंगली वो फीड कर रहा होगा। लेकिन लाइक उसी तरह हम फॉर्म फिल अप करेंगे जैसे हम ई फॉर्म के लिए करेंगे। जो बैंक का फॉर्म है वो आप फिल कर रहे होंगे, जो बैंक ई फॉर्म बना के आपको दे रहा था वो चीज़ खत्म हो जाएगी। उसका हर कस्टमर का एक फॉर्म भी होगा ना जी, जो बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है वो तो आपको देनी है, तो बैंक फीड करेगा तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। वो एक फॉर्म है हर बैंक का, उसमें वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेंगे, करेंसी अमाउंट सारा, तो वो उस पर जब आप देंगे तो वो सारा आपको वो तो हम उस वक्त फिल अप करते हैं ना जब हमें पेमेंट आती है, तो लाइक एडवांस पेमेंट आती है तो हम उसको फिल अप करके देते हैं, एडवांस पेमेंट वोचर फिल अप करके देते हैं, कहाँ से आ रही है, कितने डॉलर आ रहे हैं, तो वो उसको वो तो एक अलग सा प्रोसेस होता है। देखिए, आपका जो पहले प्रोसेस था ई फॉर्म का वो ख़त्म हो गया, अब जो प्रोसेस है वो बैंक ने ही करना है। बैंक के अंदर जैसे ही इंफॉर्मेशन आपने देनी है या आपकी कंसाइनमेंट का बैंक देगा कि इस चीज़ की आनी है, बैंक उसको सिस्टम में डाल देगा। जब वो डालेगा आपकी GD में मेरे ख्याल में PRC नंबर लिखा जाएगा जी, वो बैंक उसका नंबर डालेगा, आप उसको सिस्टम के साथ बाइंड कर देंगे जी, उसके साथ अटैच कर देंगे फाइनेंशियल्स में। उससे पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन बैंक को देनी होगी जी, तो बाकायदा से एक उनका लेटर है, उस पर आप सारी मालूमात जो है वो आप की डायरेक्टली होगी। और फिर उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं चूँकि खुद भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उस चीज़ को, जब आप उसके अंदर जो बैंक के साथ आपकी कनेक्टिविटी है वो है एडवांस पेमेंट पे है, वो है LC पे, वो है DA के ऊपर, उसके ऊपर सॉरी CAD पे। जो लोग DA का कर रहे हैं या 120 डेज DA पे कर रहे हैं उनका डायरेक्टली GD फाइल होगा,
लेकिन वो भी आपने बैंक को बताया होगा, तो सारा इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर वो क्रॉस चेक करके आपको ओके करेगा उसको। इन केस हम डीएचएल के लिए शिपमेंट भेज रहे हैं, जीडी डीएचएल वाले खुद बनाते हैं, ठीक है, लाहौर से बन रही है, हाँ जी, उसको क्या बताना, उसको कैसे पता लगेगा किस पीआरसी की पेमेंट इधर ऐड करनी है? अगर आप डीए पे कर रहे हैं ना तो आपको इनवॉइस एडवांस पे कर रहे हैं, वो डीएचएल मैनेज करेगा जी, वो को बताना तो पड़ेगा ना, वो लिख के देंगे। वो बैंक देगा ना जी, बैंक की information बैंक आपको इंस्ट्रूमेंट देगा, वो आपने आगे पास ऑन करना है और वो उस तरह से होगा। जो कुरियर्स हैं जी वो एक सेपरेट मैकेनिज्म है। यहाँ पे अगर आप कह लें हम एलसीएल या एफसीएल की बात कर रहे हैं कि आप कंट्रोलाइज कर इशू ये आएगा ना कि पेमेंट आ गई है। सर बेसिकली बात ये है कि इधर मेरे ख्याल से 95% वो वाले लोग बैठे हुए जो कंटेनर्स के साथ नहीं डील करते, वो डीएचएल को या कोरियर को जाके छोटे छोटे से डब्बे दे के आते हैं और उनके साथ हम लोग पहले फॉर्म ही लगाते थे। और बेसिकली होता ये था कि हमें एडवांस पेमेंट आ गई है तो हमने बैंक को वाउचर देना है और उसके बाद जब हमने उसको यूटिलाइज करना है तो फॉर्म ही हमने बैंक से लेना है और जब शिपिंग डॉक्यूमेंट्स वापस करवाने हैं तो वीबॉक पे वो एक फुली रियलाइज का स्टेटमेंट आ जाता था हमारे सामने। अभी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ये पेमेंट रियलाइज हो चुकी हुई है? और कल को स्टेट बैंक हमसे ये पूछ ले आके कि भाई आपको $10,000 आया था, आपने 9500 यूज कर लिए, 500 क्यों नहीं यूज किए? यहाँ पे आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, यहाँ पे 95% वो लोग बैठे हुए थे छोटे छोटे डब्बे जाके डीएचएल को देते हैं, उनका कंटेनर्स के साथ ज्यादातर लिंक नहीं है जी। जो कुरियर वाली चीज़ है या जो कुरियर के ई फॉर्म आई फॉर्म्स थे वो आपकी अगेन वही बात है कि आपके एनटीएन के ऊपर आप जब कुरियर के बाद जाएंगे आप अपना एनटीएन उसको देंगे तो वहाँ पे आपके उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। फिर अभी हमारा आई एम नॉट श्योर कि हम कुरियर के लिए ये डिक्लेरेशन हमने भी स्टार्ट कर दिया, कुरियर वीबॉक में उसी तरह ही चल रहा होगा जी। तो अगर आपके वो हो गए हैं तो फिर आप एनटीएन उन्होंने जीडी बना रही है ना, वो उनका डिपार्टमेंट एक अलग है, वो डीएचएल से अलग कंपनी है, थर्ड पार्टी है जिसने जीडी बना रही है सर। उसको हमारी एक चीज़ हमारी 10 पेमेंटें पड़ी है एट अ टाइम, एक बैंक में हमारी 10 या 20 है, हमने साल में यूटिलाइज करनी है, उसको कैसे पता लगेगा किस पेमेंट को मैं इस जीडी के अगेंस्ट करूं? ये आप बताएंगे और बैंक ये बैंक बताएगा ना, बैंक आपको एक इंस्ट्रूमेंट देगा, लेटर देगा, वो आपको वो चीज़ क्लियर करेगी। वो हमने जब बुकिंग करानी है डीएचएल के साथ वो लेटर वो एडवांस मैंने आपको बताया, मैंने भी आपको 3 बार ये बात बताई है कि बैंक जो है वो एडवांस पेमेंट के ऊपर जो सिक्योर मेथड्स हैं, एलसी है या सीएडी है, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट देता है फाइनेंशियल, जो कि वेरीफाई करता है कि भाई ये बाकायदा से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली ये आया है, कस्टमर के पास है और इसके अगेंस्ट ये एक्सपोर्ट हो रही है। जो डायरेक्टली डीएचएल से काम करते हैं डीए पे, उनके लिए ये डायरेक्टली जो ये फाइल करेगा, जीडी फाइल करेगा, वो डायरेक्टली वो ही वहाँ से उसके लिए कोई वो इंस्ट्रूमेंट नहीं देगा। इनसे क्वेश्चन है जी सर, पूछें आप जी। मेरे इनके पास जैसे पहले हम इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट वगैरह और ई फॉर्म प्रिंटेड देते थे अपने एजेंट को शिपमेंट के साथ, विभाग में वैसा ही इधर भी करना पड़ेगा? जी, आप ई फॉर्म या आई फॉर्म तो पहले नहीं दे रहे थे, वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ रहा था, वो भी उठा रहा था सिस्टम, लेकिन इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपको देनी पड़ेगी अभी भी, और वो आपका जो एजेंट है वो जीडी के साथ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करेगा। इशू ये है कि एक मिनट यार, ऐसा नहीं कि इशू हो रहा है। एक मिनट, पुरानी कंपनी जो थी वो विभाग पे रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो वो इसी पे होगी या जी आप इस पे होगी, फिर सिंगल विंडो पे कर लेंगे आप। जी भाई, जी जी प्लीज़ प्लीज़ बार-बार रिपीट ना करो। चल एक मिनट, मैं आपसे एक बात गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हमने अगस्त 21 में स्टेट बैंक के साथ पाकिस्तान सिंगल विंडो पे एक सेमिनार इसी किस्म का यहाँ किया था। उसकी सारी 2.25 घंटे की वो वीडियो है जो कि हमारे चैम्बर की साइट पे पड़ी हुई है, उसको जाके देखें तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। मसला हमारा ये है कि हम जिस वक्त बुलाया जाता है उस वक्त तो हम आते हैं, लेकिन बाद में चीज़ों को देखते नहीं हैं। आज ये चले जाएंगे ये कस्टम की बात यहाँ से करके, तो कल आप भूल जाएंगे, जब नेक्स्ट आदमी कोई आएगा तो ये सवाल फिर उठा रहे होंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो काम आपने कर लिया है उसके ऊपर तवज्जो दें, उसको गौर से सुने, आपके आधे मसाइल वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। इनकी बातें सुनने के बाद जब ये अपलोड होगी तो आधे मसाइल आपके यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और ये अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी 1-2 नहीं, अभी शायद 10-12 सेमिनार और हो इस पर। तो इसके लिए अगर आप जब तक खुद वेल प्रिपेयर्ड
खुद तैयार नहीं है, आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। तो हम में से हर आदमी का यह फ़र्ज़ है कि जो चीज़ बताई जाती है उस पर अमल करें। यहाँ स्टेट बैंक का बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसको बात इसलिए नहीं करने दी या उसको मैंने नहीं उसमें इन्वोक किया कि हम स्टेट बैंक के साथ एक अलग सेशन करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो FATF की वजह से है, और ना कस्टम का इशू ना स्टेट बैंक का इशू है, वो आपके बैंक्स के साथ इशूज़ है। और बैंक्स जो है ना उन चीज़ों को, उस इंस्ट्रक्शन को उस पैरामीटर में देख ही नहीं रहे जिसके तहत FATF में चीज़ें हो रही हैं, और इसको विजुलाइज किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपने, मैंने एक बात थोड़ी देर पहले भी की थी, आपकी जो वो ग्रीन लाइन है वो सब बनेगी जितनी एक्यूरेसी के साथ अपना अपना डाटा शेयर करेंगे, देंगे ये। तो ये चीज़ें आप देखें, सोचें, इस पर काम करें, और इंस्टेड ऑफ के आपका जो वो अपना एजेंट है वही सारे काम करिए। इन हाउस बंदा रखें ना एक, यार इन कामों के लिए, टेक्निकल कामों के लिए एक बंदा रख लें अब आप लोग, या क्लब करके कर लें कुछ बंदे। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि क्यों जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपके प्रॉब्लम्स कम होते चलेंगे। बहुत शुक्रिया। 100% endorse your point. जी, thank you very much. ये है कि VPOC में ये सब लोगों को एक्सपीरियंस होगा ई फॉर्म के हवाले से। जब हम ई फॉर्म लगाते हैं हम लोगों से एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ की चार्ज की जाती है, और ये DHL करता है। आई थिंक आप लोगों के भी नॉलेज में हो, और मैंने इसके हवाले से VPOC को भी काफ़ी ईमेल्स की कि भाई हमें ये बताएंगे कौन बंदा मांग रहा है, कौन डिमांड कर रहा है। DHL कहता है जी हम नहीं मांग रहे, सब एजेंट मांगता है, सब एजेंट जो है ना वो मांगता है। नहीं जी, इसका ऐसी किसी पेमेंट का कस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, लेकिन सब एजेंट जो नहीं होते वो करते हैं। ये आप सब एजेंट्स को देते हैं ना, डायरेक्टली DHL नहीं। लेकिन एजेंट कहता है हमसे DHL डिमांड कर रहा है, अगर आपने अपनी शिपमेंट के साथ। आप ऐसा करें, मेरी बात सुने, आप रिटर्न फॉर्म में ना ये लेटर हेड अपने पे लिख जी, उसमें फिर हम काम करते हैं। ये एक अलग बात है। जो कस्टम पेमेंट आपसे लेता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन ये था VPOC पे, ठीक है। अब BSW आ रहा है और फॉर्म के जो है वो आप बता रहे हैं कि खत्म हो रहा है, लेकिन GD तो होगी ना, वो बनेगी, लेकिन उनके लोग ये फिर जो है डिमांड करना ना शुरू कर दें जी आप। सर अगर इजाज़त दें तो मैं रिस्पॉन्ड करूं इसको। जो आपसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेमेंट ले रही है वो GD के ऊपर प्रिंट होती है कि जी ये पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेनी है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं रवादार कोई और पैसे लेने की। आपको उसकी वो रसीद देती है। ओवर एंड अबव अगर आपसे कोई मांगता है या कोई लेता है, वो गलत कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है, शुड बी रिपोर्टेड, आप बताएंगे, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। जी पाकिस्तान पोर्टल, सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन नहीं, आप चैम्बर में लिखे। आप मेरे भाई आप ऐसा करें, आप रिटर्न कंप्लेन करें, हम इंशाल्लाह उसको बाकायदा से देखते हैं कौन से मुतल्लिका डिपार्टमेंट की है, उसको ज़रा हम सॉर्ट आउट करेंगे। अभी ज़रा प्रिसाइज रहें PSW के बारे में प्लीज़ जी। ये बड़ा इशू है। GPO में इंस्टॉल क्यों नहीं है? जी हम उसका मॉड्यूल डेवलप हो रहा है, वो हम करीब बाय दी मिड ऑफ दिस ईयर पोस्टल सर्विस भी इस पे आ जाएगी। VBOC के अंदर हम उसका मॉड्यूल कर रहे हैं, वहाँ पे आ जाएगा अप्रैल मई जून तक आ जाएगा जी इंशाल्लाह। तो रजिस्ट्रेशन होगी, बैंक को डॉक्यूमेंट सबसे सबमिट करवा दी, पूरी इंफॉर्मेशन के पास हम वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद क्या प्रोसेस करना होगा? इसके बाद आपको ईमेल आएगी, आपने ईमेल एक्सेस करनी है और अपना पासवर्ड सेट करना है जी। एक्सक्यूज मी सर, आज के सेशन का वीडियो लिंक कब अवेलेबल होगा? 2 दिन में यूट्यूब पे चैनल 2 दिन में यूट्यूब जी प्लीज़। PSW के या चैनल? जी एजेंट को आपको बाइंड इधर करना पड़ेगा जी दोबारा, लेकिन वो ऑलरेडी है जी। तो वो जी जैसे पहले करते हैं वैसे, जैसे आपने VBOC में किया था उसी तरह आपको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ जाएगा। PSW के अंदर ऑटोमेटिकली वो मर्ज हो गया ना VBOC, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके पुराने सेव हैं वो उसके अंदर होंगे। नहीं वो दोबारा करना पड़ेगा जी, दोबारा करना पड़ेगा जी। एजेंट्स वगैरह सारे ऐड नहीं है उसके अंदर? एजेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर एक दफ़ा उनका करना पड़ेगा। ओके अभी जो हमारी इम्पोर्ट की शिपमेंट पे आई था, खत्म हो जाएगा।
जी देखिए अभी आपकी अभी जो शिपमेंट्स वीबॉक में आ रही हैं, जो बैंक्स आगे हैं वो उसकी ई फॉर्म उस फॉर्म में नहीं ले रहे, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दे रही हैं। तो आपको वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी भी बाइंड तो करना है। तो वो जब हमारी पेमेंट स्टेट बैंक का जो है ना मेन इशू इन्होंने कोलैबोरेशन हुए ना। हाँ जी, अगर हम लोग ओपन पेमेंट पे इंपोर्ट करते हैं, देखिए आप जो भी इंपोर्ट करेंगे आप बैंक के पास तो बताएंगे ना कि जी ये अमाउंट आना है, तो बैंक वो इन्फॉर्मेशन डालेगा। इंपोर्ट करते हैं तो फिर हमने पेमेंट भेजनी है भाई। जी आप अभी जो अगर क्या ओपन पेमेंट पे इस वक्त स्टेट बैंक अलाउ कर रहा है? जी कर रहे हैं। तो बस पे सिस्टम में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फिर इसके अंदर कोई इसकी एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी कि या ये वो एंट्री बैंक कर रहा होगा तो बैंक करेगा। बैंक की इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांजैक्शन की जब तक सिस्टम में नहीं आएगी, आपने बैंक को जाके बताना है कि ये मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है। क्लियरेंस हमारी इसके बगैर हो जाएगी वहाँ पे। किस अभी हमें आई फॉर्म रिक्वायर्ड होता है क्लियरेंस करवाने के लिए। जी आई फॉर्म बैंक इशू करता था। जी बिल्कुल। अब बैंक ने वो इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में डाल दी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं देना, लेकिन अपने सिस्टम में फीड करेगा तो जीडी आएगी। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो जैसे सर ने भी कहा FATF की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसमें आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन तो कैप्चर होनी है, लेकिन वो आई फॉर्म ई फॉर्म जिस तरह से पहले इशू हो रहा था वो उस तरह से नहीं होगी। फिर हम बैंक को बताएंगे कि ये जी ये आपकी जी जी ऐसे जी ये अब आखिरी सवाल है, प्लीज जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्सनली मेरी अपनी हद तक जो मैं वीबॉक को यूज कर रहा था वो सिर्फ इशुएंस ऑफ फॉर्म ई के लिए ही यूज कर रहा था और सेकेंडरी पेड क्लेम करने के लिए मैं कर रहा था। PSW में मेरे लिए क्या डिफरेंट है या क्या नई चीज है? मतलब मैं तो सिर्फ उसको वीबॉक को ई फॉर्म जनरेट करने के लिए और रिबेट क्लेम नहीं, आपकी जीडी भी तो डल रही थी ना जी। चले वो उसको ऐड कर ले, वो बेसिकली मेरा कार्गो एजेंट कर रहा था तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। PSW में मेरे लिए क्या डिफरेंट है या क्या नई चीज है? देखिए इसमें हमारी कोशिश पूरी यही है कि जितना टाइम अगर आपको पहले लग रहा था उससे कम लगे। हम एवरेज एक्सपोर्टर या एवरेज इंपोर्टर की बात कर रहे हैं जिनको पहले 3 दिन लग रहे थे सारे प्रोसेसेस कराने में या 4 दिन लग रहे थे, हम उनका टाइम कम करना चाह रहे हैं। अगर आप उन लकी लोगों में से थे जो कि ग्रीन चैनल में थे और जिनकी GD 5-10 मिनट में क्लियर हो जाती थी, तो आप पहले ही फैसिलिटेटेड हैं। जो नहीं है हम उनको लेके आना चाह रहे हैं। हम ग्रीन चैनल का वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जी अगर पहले हम 40% ग्रीन चैनल में थे, अब हम 75% तक ग्रीन चैनल में लेके जाए लोगों को। हम अपने रिस्क पैरामीटर्स बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन बेहतर कर रहे हैं कि आपका टाइम कम हो। तो वही ये सिस्टम की एवोल्यूशन है। इंशाल्लाह अगर आप पहले ही फैसिलिटेटेड थे तो खुश रहें, बाकी आएंगे तो वो इंशाल्लाह खुश होंगे। सलमान अफजल साहब आपका बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा ये सेशन, और इंशाल्लाह मज़ीद हमें इसमें जो मालूमात चाहिए होगी, आपका फ़ोन नंबर है हमारे पास और हेल्पलाइन का भी है नंबर। और अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसको प्लीज़ बड़ा प्रॉम्प्टली ना कोई यहाँ पे अपना बंदा आप करें, ताकि हमारे क्योंकि बहुत से लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं और यहाँ पे हमारे पास हम उसको काउंटर बाकायदा से काउंटर देंगे, कंप्यूटर देंगे, तो ताकि वो यहाँ पे इजीली डेमोन्स्ट्रेट वहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। आपके आने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, नोटेड, इंशाल्लाह करते हैं इसका। इंशाल्लाह जी।